अपनी ओर से ऐसे अचीवमेंट लिए हैं उन्हीं की बात करने वाले हैं, ठीक है। इनके फादर का नेम देवेंद्रनाथ टैगोर, जनरल नॉलेज के अंदर भी जब आप जीएस की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी कई बार आप इस नाम को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी मदर का नेम जो है वो है सरला देवी, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी, बड़े राइटर है तो उनके पेरेंट्स का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस रिगार्डिंग बेस्ट टाइटन अमंग द एंग्लो इंडियन राइटर, मैं पहले से ही बता चुका हूं। टाइटन क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके मुकाबले मतलब नोबेल प्राइज तक ये वो समय था जिस समय ब्रिटिशर्स के अंदर ये बात बसी हुई थी उनके ज़हन में बहुत अच्छे तरीके से कि इंग्लिश जो है ना, वो सुपीरियर मानते थे पहली बार उस लैंग्वेज को, और इंडियंस को इंफीरियर मानते थे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं, और हम इंडियंस का इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ भी है ना। लेकिन उस समय पे एक वेस्ट बंगाल से अपना जो रीजन, बंगाल रीजन से एक बंदा निकलता है और वो गीतांजलि जैसा दी बेस्ट कलेक्शन जो है वो लिटरेचर को देखी जाता है। उस समय डब्ल्यू बी येट्स जो है उनके शब्दों के अंदर भी आप देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, लेकिन उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि हमको कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट लेना है। तो ये अचीवमेंट था उस समय नोबेल प्राइज इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किसी भी इंडियन के लिए लेना, इट वाज नॉट एन कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, पर इन्होंने वो चीज कर दिखाई। ये बात हमको ध्यान रखनी है। सेकंड, इनके कुछ राइटिंग के ट्रेड्स देख लेते हैं, मतलब इनकी राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें, जैसे बताओ नहीं बनेगा क्वेश्चन यहाँ से, और फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर नहीं बताया गया ये सारी चीजें आपको किताबों के अंदर मिलेगी, हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि सर कम बताया है हमको ये सारी चीजें, या और मैं कह रहा हूं हर किताब वाला जो है वो अपनी ओर से चीजों को इंक्लूड करेगा, क्योंकि उसे अपनी किताब की लेंथ भी बड़ी करनी है और वो चाहता है कि जो भी उस किताब के अंदर की है वो उन क्वेश्चन की भी तैयारी करता है जो टफेस्ट लेवल पर पूछा जाए। हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम वो बातें करेंगे जहां पर एग्जामिनर टू द पॉइंट सोच सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पे देखो बहुत इनको रीडिंग करके यहाँ से निकलना, यूजेस ऑफ फैंसी, फैंसी का मतलब इमेजिनेशन, कल्पना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने, रेडियंट क्लियरिटी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरिटी इनकी बातों के अंदर, जो भी इन्होंने सोचा है वो उन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ इधर उधर वाली बात नहीं है ना इनके पास। हर चीज अप्रोप्रिएट डिक्शन, डिक्शन मतलब जो यूज ऑफ वर्ड्स है उनका ना, आप देखोगे तो अच्छा है, मतलब एक एवरेज रीडर उसको पढ़ सकता है। और कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनमें उन्होंने एक स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो पढ़ना सभी के बस की बात नहीं होती। आप जनरल मतलब इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है तो कुछ वैसे भी है, और बाकी उन्होंने इनका मेनली मैं आपको बात बता रहा हूं, इनको टाइटल से जाना जाता है एम्बेसडर मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट, इनको कहा जाता है। उसका रीजन क्या है, जो ईस्ट और वेस्ट का जो कल्चर है ना, और लैंग्वेज जो है वो एक कल्चर को दूसरे कल्चर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने दोनों लैंग्वेज के ऊपर इनकी इक्वल कमांड थी। इनकी जो बंगाली है उसके अंदर भी इन्होंने काफी कुछ लिखा, और साथ में इन्होंने इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारा लिखा है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे आप, तो आप कह सकते हो कि जो भी इनको नॉर्मल लगता है ऐसे उस समय आप देखोगे कि ज्यादातर जो हमारी पब्लिक थी उनको इंग्लिश के ऊपर उनकी इतनी अच्छी कमांड नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो अब बाकी जो बंगाली जो लोकल लैंग्वेज उसके अंदर तो लोग अच्छे फैमिलियर थे, उनके लिए उन्होंने वो लिखा, और इसके बाद जो अपर क्लास है जो इंग्लिश की अच्छी समझ की जिनकी, उनके लिए भी उन्होंने अच्छे क्रिएशंस दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया था, एक ही इंसान है, फीलिंग्स एक ही है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है, तो फिर वो दोनों से कनेक्ट हो रहे हैं क्या है ना, मतलब वेस्टर्न सोसाइटी से भी कनेक्ट हो रहे हैं और साथ में जो ईस्टर्न है ना उससे भी वो कनेक्ट हो रहे थे। तो ये चीज हम देखते हैं उनके अंदर अप्रोप्रिएट डिक्शन है। और इसके बाद ये बहुत लाइन बहुत इजी है क्योंकि शब्दों को थोड़ा मैंने इजी किया है यहाँ पे, नॉट व्हाटएवर इनफैक्ट। उस समय जो हमारे इंडियन जो फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उस समय आप इनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो इवन आपको स्कूल में छोटे-छोटे क्लासेस के अंदर आप देखोगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, एवर ऑफ फ्रीडम, इसको आप जब देखोगे तो आप पाओगे वहां पे क्या लिखा है उन्होंने, क्या वो किस तरीके का इंडिया देखना चाहते थे, वो किस तरीके की फ्रीडम को चाहते थे, बिल्कुल अंदर की बातें हैं, उनको उन्होंने शब्दों का रूप दिया और एक शानदार सी कविता जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान जो उसको भुला नहीं जा सकता, तो जो भी उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने शब्दों का रूप दिया है। चलिए आगे और कुछ बातें करते हैं इनके बारे में। हाँ, टैगोर वाज बोर्न एट जोरासेंको ऑन May 7 इन 1961, ये बात कर चुके हैं हम। इसके बाद इनके कुछ टाइटल्स हैं जिनसे इनको जाना जाता है हैंडराइटिंग में इशू, तो आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, है ना, ऐसा आपको थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ लेटर्स, ये इनको कहा जाता है। सेकंड, ग्रेट स्कॉलर थे, ये ऑब्वियस बात है ना। इसके बाद एजुकेटर, एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनको फ्रेंडशिप का एम्बेसडर जो है वो भी कहा जाता रहा है। इसके बाद द सन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, सेंटिनल ऑफ हिस्ट्री, ये उनके कुछ टाइटल्स हैं, तो इनको आप देख लें, इंडियाज पोएट लॉरेट जो है ये भी इनको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, he was conferred an honorary doctorate by Calcutta University, जो then Calcutta था अपना, आज तो कोलकाता हो गया। वो जो Calcutta यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक ऑनरेरी डॉक्टरेट है ना जो पीएचडी सम्मान के तौर पे दी जाती है, वो इनको Calcutta यूनिवर्सिटी ने कंफर की थी। He was knighted by the Britishers in 1914, but he renounced it in the protest of Jallianwala Bagh massacre, सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919, है ना। ये वो दौर था जिस समय हमने जलियांवाला बाग मैसेकर देखा। नाइट जो है वो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के लोगों को उपाधि दिया करते थे, जिसको अपन नाइट होना बोलते थे। यहाँ पे he was knighted, उनको भी नाइट की उपाधि दी थी इन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ, मैं पहले से ही बता चुका हूं, पैट्रियटिज्म, आप ये कह सकते हो कि इट इज समवेयर द सिनोनिम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इतना पैट्रियटिज्म इनके काव्य के अंदर, इनकी रचनाओं के अंदर भरा पड़ा है। इसलिए जब इन्होंने इतना बड़ा मैसेकर देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तुरंत इन्होंने क्या किया, ये जो नाइट की उपाधि इनको दी थी उसको इन्होंने अनाउंस किया कि सर नहीं चाहिए ऐसी उपाधि। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। और फिर बच्चे कहते हैं सर क्या बड़े इंडियन राइटर्स के अंदर इतना बड़ा काम करके गए सर लोग आपके सामने। आप सोचिए, आप जब भी लिखने के लिए बैठेंगे तो मैं कह रहा हूं एक पेज लिखना, एक राइटिंग अलग चीज होती है और कॉपी करना अलग चीज होती है। क्या खुद से अगर एक पेज लिखना है तो बहुत बड़ा काम होता है। सर इन्होंने तो कई सारे ग्रंथ भर दिए, और हमको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना, और वो भी तब जब हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, मजे से पढ़ना चाहिए, जितना याद होता है, ठीक है। आप पढ़ लेकिन पढ़ोगे तो ये कभी समझ नहीं आने वाले आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, टैगोर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदास एंड उपनिषद। ठीक है, यहाँ राइटिंग का थोड़ा सा इशू है क्योंकि हम भी इसके ऊपर पहली बार आए डिजिटल बोर्ड के ऊपर, आगे जैसे जैसे पेजेस में आप आते जाएंगे आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेद एंड उपनिषद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। इसके बाद एक मिडिवल मिस्टिसिज्म जो अपना चला था, आपने जो भक्ति आंदोलन की जिसकी बात करते हैं, जहां पे गुड़ बातें होती है, कबीर की गुड़ बातें देखते हैं अपन। इसके बाद जो सूफीज हुए हैं उन्होंने भी जो मिस्टिसिज्म वाली बात करी, उनसे भी काफी ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है। टॉप सिंगर्स ऑफ बंगाल, जो वहां के बंगाल के जो लोक संगीतकार थे उनसे भी ये प्रभावित थे। द पोएट्री ऑफ कबीर एंड सम अदर राइटर्स, फिर ब्रिटिशर्स जो है कुछ यूरोपियन राइटर्स उनके, उनसे भी ये थोड़ा इन्फ्लुएंस थे, जिनमें नाम आता है दांते का, इंच का। इसके बाद जो गोएट का फोस्ट है उससे भी इंस्पायर देखने को मिलते हैं। he wrote mainly in Bengali and later on many of his works were translated in English। अच्छा, ये बात इनके बारे में बताना भूल गया मैं आपको कि उन्होंने जो लिखा है मोस्ट ऑफ द क्रिएशन है इनका, उन्होंने बंगाली में लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब वो बाहर जाते हैं तब उनको उन चीजों का थोड़ा एहसास होता है, और फिर ये उन्हीं राइटिंग को मतलब बात हुई है, कंटेंट हुई है, थोड़ा सा उसको फर्निश करके उन्होंने वापस इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो भी उन्होंने कर दिया। और जो भी ट्रांसलेटेड उनका जो भी वर्जन आया जिसकी रचना का वो भी सुपर हिट है, ऐसा ये बात आप कह सकते हो। तो ट्रांसलेशन के ऊपर भी उनकी अच्छी कमांड देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट, अच्छा मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए आपका, इनकी जो फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर इनकी फर्स्ट पोएम थी जिसका नाम था द चाइल्ड, इसको याद रखें आप लोग। इसके बाद प्लेस की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें 3 से 4 बार पढ़ें, जितने याद होते हैं ठीक है। ऐसा नहीं आप अगर नहीं हो रही है कोई चीज याद तो उसको थोड़ा समय के लिए आप रोक देखें, एक बार दूसरे राइटर को पढ़ ले, थोड़ा उनको देखें, मतलब याद नहीं हो रहा है ये करके तुम्हारे जाने वाली चीज मेरे को पहले भी पसंद नहीं आती। मैं कह रहा हूं किसी को भी सारी की सारी रचना याद नहीं, तो कह रहा हूं ग्रेट टीचर्स जो बन भी चुके होंगे सारी याद नहीं की होगी, और नहीं होती, सब कंफ्यूजन बनते रहते हैं। एक रचना
रचना हमको तब याद होती है जब हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसको महसूस किया है हमने, फिर हम उसको कभी नहीं बोलते। बाकी संभावना होती है कि इनको हम भूल जाए। तो ये आपके साथ भी हो रहा है, अपने आप को उसमें बिल्कुल कम नहीं आके हम ही क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, आप इनके प्लेस का नाम बताओ एक बार, बहुत अच्छे से नोट भी कर लेना आप इनको, कर्ण एंड कुंती, ठीक है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चित्रा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मालिनी, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। स्ट्रे बर्ड्स, ये इनके प्लेस है, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, है ना। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट रेड ओलियंडर्स, द मदर्स प्रेयर, तोमर एंड ऋत्विका, सन्यासी, द किंग एंड द क्वीन, द वाटरफॉल और मुक्तधारा, एमा एंड विनायक एंड ऑटम फेस्टिवल, सैक्रिफाइस और कच्छ एंड दिव्यानी, ये सारे के सारे इनके प्लेस हैं, इनके बारे में। अच्छा, एक बात और यार थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैं एक बार फिर से इनको बोल के बता देता हूं। सबसे पहले कौन सी इंग्लिश के अंदर इनकी द चाइल्ड, कौन सी है द चाइल्ड? अच्छा प्रश्न है यहाँ से, व्हिच वाज द फर्स्ट अवर पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंग्लिश लैंग्वेज? बंगाली में तो उन्होंने काफी लिखा था, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो उनकी पहली रचना है उसका नाम क्या है? द चाइल्ड, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट हम आते हैं कौन है कुंती, प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करो, उनको देखना अच्छे से। सेकंड है चित्रा, मालिनी, इसको थोड़ा यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, ये मालिनी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रे बर्ड्स, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, पोस्ट ऑफिस, रेड ओलियंडर्स, द मदर्स प्रेयर, तोमर एंड ऋत्विका, सन्यासी, द किंग एंड द क्वीन, द वाटरफॉल और मुक्तधारा, एमा एंड विनायक, ऑटम फेस्टिवल, सैक्रिफाइस, कच्छ, दिव्यानी, पीडीएफ मिल जाएगी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये सारे प्लीज इनके याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉवेल के बारे में। सर इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखी है, उसमें कौन सी है? द रेक, ब्रोकन टाइज, माशी, द होम एंड द वर्ल्ड, हंग्री स्टोन्स एंड बोरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। बोरा याद रखो, यहाँ द रेक याद कर ले, ठीक है। ये दो तो मतलब याद करके ही जानी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पोएट्री की बात करते हैं यहाँ पे हम। पोएट्री के अंदर क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफ द, सबसे पहले याद होनी चाहिए आपको। सेकंड प्रेजेंट मून, इसको भी याद रखेंगे। लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग, द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स, फ्रूट गैदरिंग, और उसके बाद द गार्डनर, ये सारी चीजें एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, है ना। नॉवेल्स कौन कौन सी है? द रेक, ब्रोकन टाइज, माशी, द होम एंड द वर्ल्ड, हंग्री स्टोन्स, बोरा, ठीक है। पोएट्री में गीतांजलि, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सॉन्ग ऑफ द, है ना, इसका ट्रांसलेटेड जो है प्रेजेंट मून, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग, द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स, फ्रूट गैदरिंग एंड द गार्डनर, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखना, ये यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ये क्वेश्चन वाली स्लाइड यहाँ पे मान के चले इसको। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और उसका नाम क्या है? गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, मोस्ट फेमस पोएम ऑफ दिस कलेक्शन। इसकी जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो पोएम है वो कौन सी है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, इसको ध्यान रखें। और इसी को हम कहते हैं द हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 35 नंबर की पोएम है ये इस पूरे कलेक्शन के अंदर, का नंबर कौन सा है? 35, ठीक है। ये एस्टैब्लिश फेमस स्कूल, इसको ध्यान रखें आप, शांति निकेतन। शांति निकेतन को एस्टैब्लिश किया इन्होंने, ये 1901 में इन्होंने की थी एस्टैब्लिश, ठीक है। 1901 के अंदर इन्होंने शांति निकेतन को एस्टैब्लिश किया था। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हां, शांति निकेतन 1901 में वो स्कूल के अंदर किया था इन्होंने, बेंगोल में। लेटर ऑन इन 1920, 1920 के अंदर आपने अब इसको फेमस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना होगा, इसको आज हम किस नाम से जानते हैं? विश्व भारती, है ना। एंथम ऑफ टू कंट्रीज, ये बात उनके बारे में जाने के दो कंट्रीज का इन्होंने क्या लिखा है? नेशनल एंथम लिखा है। पहला इंडिया का जनगण मन, और उसके बाद सेकंड बांग्लादेश का भी इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। क्या नाम है उसका? हमारा सोना कोयला। ये इनका दो कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखने का भी क्रेडिट इनके पास है। तो ये सारी चीजें आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करूंगा उनको, क्योंकि याद भी करना है हमको, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1961, 8 अगस्त 1941, 80 इयर्स का लाइफ स्पैन। रविंद्रनाथ टैगोर फादर, रला देवी मदर, ही इज रिगार्डेड एज, उनको क्या माना जाता है? टाइटन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ और लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर, ताकि आप बोलते रहे सर समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। इसके बाद इनकी राइटिंग के कुछ ट्रेड्स हैं, यूजेस ऑफ फैंसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्लैरिटी है इनकी राइटिंग के अंदर, डिक्शन इनका बहुत अच्छा है। इसके बाद जो भी उन्होंने महसूस किया वो सारा का सारा लिखा, ठीक है। इधर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बचा वाली बात होगी, बार बचा हुआ है के बाद। हां, नेक्स्ट टैगोर वाज बोर्न, ये पढ़िया हमने। इसके बाद इनके कुछ टाइटल्स हैं, इनको इंडिया ग्रेटेस्ट मैन ऑफ स्कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट स्कॉलर एंड एजुकेटर, एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये बोला हमने। इंडिया के पोएट लॉरेट इनको कहा जाता है, द सन ऑफ इंडिया है, और द सेंटिनल ऑफ हिस्ट्री, ये सारी बातें याद है वैसे आपको, अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। इसके बाद इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया, किसने दिया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वही थे ये, तो कलकत्ता उनको ध्यान लगा इनके ऊपर, ठीक है। और ब्रिटिश ने यूनाइटेड किया, कब किया? 1914 में। इन्होंने वापस कब दी थी वो रिनाउंस की उपाधि? वो 1919 के अंदर करी। किसके विरोध में करी? तो जलियांवाला बाग की, याद है अच्छे से आपको। वेदों से इंस्पायर्ड थे, उपनिषद से इंस्पायर्ड थे, इसके बाद कबीर से भी इंस्पायर्ड थे, कुछ इंग्लिश यूरोपियन राइटर्स उनसे भी इंस्पायर्ड थे, दांती इंज एंड वर्ड्स पोस्ट, इन्होंने इन बेंगोली, और बाकी की बात उसके क्या ग्राउंड का ट्रांसलेशन हुआ, ये भी याद है अच्छे से, बढ़िया है। पहली पोएम इंग्लिश में कौन सी है? द चाइल्ड, याद आएगा नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। हां, प्लेस की बात कर लेते हैं। गार्डन कुंती है, चित्रा है, मालिनी, स्ट्रे बर्ड्स, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, पोस्ट ऑफिस, रेड ओलियंडर्स, द मदर्स प्रेयर, सोमक एंड ऋत्विका, सन्यासी, द किंग एंड द क्वीन, द वाटरफॉल और मुक्तधारा, एमा एंड विनायक, ऑटम फेस्टिवल, सैक्रिफाइस एंड कच्छ, दिव्यानी। नहीं बोलोगे? कंप्लीट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतनी जानकारी, थोड़ा सा और देखो, ये क्वेश्चन वाला रहेगा अपना, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। द रेक, ब्रोकन टाइज, माशी, द होम एंड द वर्ल्ड, हंग्री स्टोन्स, पूरा क्या कंप्लीट एक बार हो जाएगा, पूरा तो याद नहीं होने वाला, एक साथ बाद में रिवाइज करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, गीतांजलि, पोएट्री का कलेक्शन, प्रेजेंट मून, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग, द फेस्टिवल एंड अदर पोएम्स, सॉरी द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स, फ्रूट गैदरिंग एंड द गार्डन, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला प्लीज मैंने बता दिया था, निश्चित तौर पे एग्जाम में ध्यान यहां पे जरूर जाएगा, इसको भूलना मत। अवार्ड नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर 1913 में गीतांजलि कलेक्शन के लिए, ठीक है। इसकी सबसे जो फेमस पोएम है वो कौन सी? द हेवन ऑफ फ्रीडम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, 35 नंबर की पोएम है। इसके बाद एस्टैब्लिश्ड फेमस स्कूल शांति निकेतन कब करी? 1901 में, ठीक है। 1920 में क्या हुआ? ये वापस किसमें चेंज होगी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। दो देश का इन्होंने नेशनल एंथम लिखा, कौन कौन से दो देश है? कौन कौन है भाई? इंडिया एंड बांग्लादेश है, इन्होंने ये दो देशों का इन्होंने क्या लिखा है? नेशनल एंथम भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट, चलो चलिए नेक्स्ट, हो सकता है वीडियो अभी थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको क्लियर बात बता दूं। ये जो स्टार्टिंग वाले जो राइटर थे, चार पांच राइटर्स, उनके बारे में आपको ज्यादा कंटेंट लेना है, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ऑब्वियसली हम धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर कंटेंट कम होता जाएगा राइटर्स के बारे में, और राइटिंग अच्छी होती जाएगी मेरी, ठीक है। क्योंकि पहली बार ट्राई किया था उसमें थोड़ी सी खराब आई थी, ये बात मैं भी जानता हूं। चलिए समझिए राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। राइटिंग ऑफ इंडिया, भारत की इनको कोकिला भी कहा जाता है। इनके बारे में जान पहले से बता रहा हूं, तुमको अगर ऐसा लगे हमको बहुत ज्यादा याद करने का शौक है तो कर लेना इसको। 13 फेब 1879 डेट ऑफ बर्थ, एंड 2 मार्च 1949 इनका डेट ऑफ डेथ है, ये ध्यान रखना। शी वाज अ ड्रीमर बोर्न इन ड्रीमलेस एज, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। वो ड्रीमर थी, क्या थी? ड्रीमर थी, लेकिन कौन सी एज में है? ये वो ड्रीमलेस एज। ये इस तरीके का स्टेटमेंट मेरे को याद आता है। मैं आपको बी आर अम्बेडकर की बात बताता हूं। बी आर अम्बेडकर उन्होंने क्या बोला था जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए बोला था? तो उन्होंने बोला आई एम गोइंग टू मेक अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अनडेमोक्रेटिक पीपल। ये उनका स्टेटमेंट था, मैं एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूं अनडेमोक्रेटिक पीपल के लिए, ठीक है।
इसी तरीके की बात मेरे को उसे याद रखना। चलिए आज वो ड्रीमर इन ड्रीमलेस एज, वो एज ऐसी थी, सुनिए मेरी बात, वो एज ऐसी थी जहां पर मतलब ड्रीम देखना, क्योंकि गुलामी में जी रहे थे हम लोग 1879 के अंदर, आप देखोगे 1949 के अंदर इनका तो तकरीबन गुलामी वाला समय था और फ्रीडम का जो मूवमेंट चल रहा था वो समय था, ठीक है। उस समय एक इंसान के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करना उतना सही नहीं हो रहा था, तो ये वो बंदी थी जो यहाँ पर ड्रीमलेस एज के अंदर एक ड्रीमर जो है वो हमको देखने को मिलती है। सेकंड है शी वाज एन आर्डेंट वर्सेटाइल एंड प्रोफाउंड जीनियस, किसी भी तरीके से इस बात को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फादर इनके हैं डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय, कर लेना याद अगर इच्छा हो तो, और मदर है इनकी सुंदरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट इनके टाइटल्स ये पूछे जा सकते हैं आपको, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, भारत कोकिला किसको कहा जाता है, और सिंगर ऑफ सॉन्ग्स, ये इनको तीन टाइटल हमको याद में रखने हैं, ठीक है। तीन चीजें याद है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला एंड सिंगर ऑफ सॉन्ग्स। अच्छा इसमें क्या चीजें याद रखनी है आपको, ये भी सारा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं बना यहाँ से, बस ये टाइटल वाला ध्यान रखिए, भारत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड सिंगर ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा राइटिंग अच्छी होती जाएगी, समझ में आने लगेगा आपको। शी वाज एन एक्टिव पॉलिटिशियन, इन्होंने जितना लिटरेरी जो इनका रोल रहा है, सोसाइटी में इनका जो योगदान रहा है, उससे कई ज्यादा गुना बड़ा योगदान जो इनका पॉलिटिक्स में भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये उतना लिख नहीं पाए, हम ही इनकी राइटिंग में लिखेंगे आगे जाके। एक एक्टिव पॉलिटिशियन थी, लेटर ऑन इन हर लाइफ शी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर का जो कांग्रेस सेशन का कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ था 1925 में, ज्यादा मुझे याद है, हां 1925 है, उस समय ये फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो क्या बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उससे पहले एनी बेसेंट थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी, ठीक है। तो ये 1925 के अंदर फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो क्या बनी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, और लेटर ऑन इन हर लाइफ शी बिकेम गवर्नर ऑफ यूपी आल्सो, ठीक है। तो यूपी की ये क्या बनी थी, गवर्नर भी बनी थी, ये दो चीजें के बारे में ध्यान रखें। इसके बाद इनके नाम से जुड़े हुए सर एडमंड बूस, ठीक है। एडमंड बूस एंड सर आर्थर साइमंस, इनका क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा गलत हो रहा है, चलिए। एडमंड बूस एंड सर आर्थर साइमंस, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, इतने इंग्लैंड में वेरीफाई करने के लिए इन्होंने इन दोनों ने इंट्रोड्यूस्ड हर टू द मेंबर्स ऑफ राइमर्स क्लब। ये पोएट का क्लब था, राइमर्स क्लब से इनको सरोजिनी नायडू को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, आर्थर साइमंस और साथ में एडमंड बूस ने, ठीक है। इसके बाद ये जो राइमर्स क्लब है उसको फाउंड किसने किया था, मतलब उसकी स्थापना किसने करी थी, तो फिर डब्ल्यू बी येट्स और अर्नेस्ट राइस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बड़े स्पेस को आपको पढ़े। हाँ जी, ये बात आपको यहाँ पे देखनी है इनके बारे में, एडमंड बूस और आर्थर साइमंस ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया राइमर क्लब से, जो इस राइमर क्लब की स्थापना किसने करी थी, डब्ल्यू बी येट्स और अर्नेस्ट राइस ने, ठीक है। नेक्स्ट मेजर वर्ड्स की बात करें, इनके बारे में पोएट्री याद रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये 1905 में थी। इसके बाद द वर्ड ऑफ टाइम, इसको देखिए आप, पूरा नाम है इसका सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग। इसके बाद द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द सैक्रेड फ्रूट। इसके बाद द फीदर ऑफ डॉन, इसको एडिट किया था इसके बाद उनकी डॉटर ने, और इसके बाद द इंडियन रिवर्स। ये बहुत अच्छी रचना है अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। एक रिवर की लाइफ से बताया है इंसान की जिंदगी के तीन स्टेज कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी, कौन कौन सी हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसके बाद द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द सैक्रेड फ्रूट, इसके बाद द फीदर ऑफ डॉन, इसके बाद द इंडियन रिवर्स। ये सारी चीजें याद रखनी आपको सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है। शी रोट बायोग्राफी ऑन मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। उस समय तक जिन्ना अच्छे आदमी थे इनके लिए, ठीक है। फिर यार इन्होंने, ठीक है, अपन उसके बारे में तो क्या कमेंट करें, अब ये ध्यान रखें इन्होंने लिखा है कि एम्बेसडर ऑफ यूनिटी मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने बताया। अब उसकी बात करें तो बेस्ट रिपोर्टिंग ऑन विमेन इन पंचायती राज इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, इन केस अवार्ड इनको ये दो अवार्ड मिले थे, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि लिटरेरी अवार्ड्स नहीं है ये दोनों, ये पॉलिटिकली अवार्ड आपको दिख रहा है, तो इसलिए अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, ठीक है। ये दो राइटर्स हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा कौन सा हो गया हमारे सरोजिनी नायडू, ठीक है। तीसरे हम बात करेंगे मुल्क राज आनंद होंगे शायद। एक बार इनकी पोएट्री कलेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द सैक्रेड फ्रूट, द फेदर ऑफ डॉन और द इंडियन रिवर्स। ये सारी चीजें आपको याद रखनी किसके बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में। चलिए अब नए राइटर्स के ऊपर बनाते हैं जिनका नाम है मुल्कराज आनंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर आप इंडिया की जो नॉवल राइटिंग की जर्नी देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मुल्कराज आनंद का नाम जो है वो अनफॉरगेटेबल है, अगर आप ये कह सकते हो इसको भूल नहीं सकते, ठीक है, किसी भी तरीके से। नॉवेल्स के प्रायोग के अंदर इनका नाम आता है, जानते हैं इनके बारे में कुछ चीजें। 12 दिसंबर 1905 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इनका देहांत वो हुआ 28 दिसंबर 2004, ठीक है। बोर्न इन हिंदू क्षत्रिय फैमिली, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, हिंदू क्षत्रिय फैमिली के अंदर, और वर्तमान पाकिस्तान का जो एरिया है पेशावर, क्लियर। नेक्स्ट, ए स्ट्रांगली अपोज्ड अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है दोनों लाइन को। एक तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, अनटचेबल जो इनकी एक नॉवेल है, आप देखोगे उसके अंदर बखा नाम का कैरेक्टर है, वो किस तरीके से उन सारी सफरिंग से जाता है, ठीक है, वो उनकी एक बड़ी रचना है। और उसके बाद कास्ट डिस्टिंक्शन जो है उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत लिखा है, इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद जो डाउन टोडन जो सेक्शन है अपना, मतलब जो गरीबी से काफी नीचे आता है, उन सेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं जो है वो लिखी है हमारा आनंद ने। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइरिनी एडलर, ठीक है। जब ये यूरोप में गए थे उस समय आइरिनी एडलर से इनकी मुलाकात हुई थी, उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने एम आर आनंद को मोटिवेट किया कि आप अपनी राइटिंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं और एज ए नॉवेलिस्ट अपना करियर जो है वो शुरू करें। तो थोड़ा उनसे इंस्पायर्ड थे, ऐसा नहीं बोल सकते वो नहीं होते तो नॉलेज नहीं बनते, पर उन्होंने उस पेशेंट को समझा आइरिनी एडलर ने इनके। इन हिज राइटिंग ही यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स मोस्ट। अच्छा, ये आप एक जो लिटरेरी मूवमेंट्स है उसके अंदर भी आप ये चीज देखोगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। ये क्या है, बेसिकली जेम्स जॉइस ने अपनी राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया था। इंडिया के अंदर भी कुछ राइटर्स हैं जिसमें सबसे फोरमोस्ट अगर मैं कहूं तो अनिता देसाई की नॉवेल के अंदर आप वो चीज देखेंगे। इसके बाद उधर यूरोप के अंदर भी वर्जीनिया वुल्फ है, उनको आप देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया उसी तरीके से। एम आर आनंद जो है उन्होंने भी अपनी ओर से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है मैं इसको समझा दूं तो फिर एक केओस होता है दिमाग के अंदर, मतलब एक इंसान नॉर्मली बैठा है, ठीक है, उसके दिमाग में कई सारी सोच चलती रहती है लगातार, कोई उसका एक जगह पे आके स्टॉप नहीं आता उसके अंदर, जो भी दिमाग में चल रहा है वो सारा का सारा वो क्या कर रहे हैं इसको लिख रहे हैं शब्दों के तौर पे, ठीक है। तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब एक इंसान जागरूकता में क्या क्या चीजें सोचता है उन सारी चीजों को शब्दों में बयां करना, ठीक है। ये सारी बातें तो ये हमको नजर आता है राइटर्स की जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है ना उनको एक्सप्रेस करना, आप सीधा सा ये समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्क एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर बीबीसी इन लंदन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लंदन के अंदर जो मैगजीन है
इन्होंने क्या काम किया था, स्क्रिप्ट राइटर का काम किया। नेक्स्ट ही वाज इंस्पायर्ड बाय, इसके बाद उनकी राइटिंग किन से इंस्पायर हुई, तो फिर ध्यान रखिए इसको, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन है, मोरिस है, और उसके बाद जो इंडियन है गांधी जी, तो उनसे भी ये काफी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो किन किन से इंस्पायर हुए, पहला नाम किसका है, टॉल्स्टॉय का, सेकंड नाम रस्किन का है, थर्ड नाम आपको देखने को मिलता है मोरिस का, और फोर्थ नाम किसका है, गांधी जी का। ठीक है, मेजर वर्क्स की बात करें, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं इनकी, कुछ ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहला देखो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है ना, वो किस सीरीज में है, 7 एजेस ऑफ मैन, क्या है 7 एजेस, पूरा यहाँ पे मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, अब ये इनका पूरा कलेक्शन है, उसके कुछ पार्ट्स आए। ठीक है, पहला पार्ट का नाम क्या है, 7 समर्स, क्या नाम है, 7 समर्स, ये इसका पार्ट 1 है, किसका, 7 एजेस ऑफ मैन का, 1951 में है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट द मॉर्निंग पेज, ये पार्ट 2 है, 7 एजेस ऑफ मैन का, ये कब आया, 1968 में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो उनको इसी वर्क के लिए मिला, द मॉर्निंग पेज के लिए। आया समझ में यहाँ तक, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, ये इनका थर्ड पार्ट है इसका, 7 एजेस ऑफ मैन का, और ये पब्लिश हुआ था 1972 में। और फोर्थ है द बबल, ये पार्ट 4 है 7 एजेस ऑफ मैन का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, सेकंड नंबर, कौन सा, द मॉर्निंग पेज, क्यों, इसकी वजह से। ठीक है, आगे मैंने एक पेज के ऊपर सारे साहित्य अकादमी अवार्ड्स को सिस्टमैटिकली लिख लिया है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, इतना एक बार आप याद रखें इनके बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम, इनके रिमार्केबल नॉवेल्स हैं, इनके बारे में आप इनकी पोएट्री वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, इनकी नॉवेल्स है वो सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनमें से कुछ तो वैसे ही आप जानते हैं। सबसे फर्स्ट नॉवेल थी इनकी अनटचेबल, रिमार्केबल है, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और संभव है यहाँ से प्रश्न मैंने कई बार पूछा भी जा चुका है। सेकंड नॉवेल है कुली, सेकंड कौन सी है, कुली। ठीक है, थर्ड है हमारे पास टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स 1938। नेक्स्ट नॉवेल द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ठीक है, द सॉर्ड एंड द सिकल, और एंड द सिकल ये 1942 में, द बिग हार्ट 1945 में, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है, चलिए तुम्हारी शक्ल देखते हुए इन चीजों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बोर हो रहे हो क्या तुम, और होना भी चाहिए, कारण ये है सर, ये कोई कहानी नहीं है इसमें, समझ लो आप, मतलब फैक्ट है सारे के सारे इंडियन राइटर्स के बारे में। ये जरूर है, मैं इसमें इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए कि थोड़ा अरेंज करके लेके आऊँ, कितना पढ़ना है उस डायरी को थोड़ा कम कर दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं भी, क्योंकि चीजें आपको इवेंचुअली याद रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, ये बातें याद रखें, अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सॉर्ड एंड सिकल, द बिग हार्ट, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, और ये सारे के सारे रिमार्केबल वर्क है, इनको ध्यान रखें, आप इनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसके बाद द ओल्ड वुमन एंड द काउ, जिसका नाम था उस काउ का गोरी। ठीक है, 1960 में पब्लिश हुई थी ये। इसके बाद द रोड 1963, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये इनकी कुछ नॉवेल्स थी। इनके अवार्ड्स याद रखने, इंटरनेशनल प्री पीस प्राइज जो है वो 1952 में मिला इनको। इसके बाद पद्म भूषण 1967 में, साहित्य अकादमी अवार्ड जो 1971 में फॉर मॉर्निंग पीस। अच्छा ध्यान रखें, आप लोग अभी से घबराना जाए कैसे होगा, चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये क्लास जो है ना 2 से 3 घंटे भी चल जाए मुझे उसका इशू नहीं है, लेकिन इस क्लास के अंदर थोड़ा रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करवाता रहूंगा मैं चीजें, जिससे दिमाग के अंदर वो सारी चीजें आती रहे। ठीक है, क्योंकि फिर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये सारी किताबों के अंदर अवेलेबल है, आप भूल जाते हैं, तो लगातार उनका रिवीजन होता रहेगा तो चीजें हमको याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा ये बता चुका हूं मैं आपको, साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में इनको किसके लिए मिला था, मॉर्निंग पीस के लिए, जो पार्ट 2 है किसका, 7 एजेस ऑफ मैन का। ठीक है, पद्म भूषण 1961 में, इंटरनेशनल प्री पीस प्राइज 1952 में। एक और इंपॉर्टेंट राइटर आ रहे हैं आपके सामने, आर के नारायण। ठीक है, एक बार इन सारे वर्क को आप पढ़ लीजिए, 2 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, इनको पढ़ लीजिए एक बार, रिमार्केबल नॉवेल्स के अंदर क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंपोर्टेंट फिगर है एक आर के नारायण जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कहीं से मिला है, हो सकता है क्रॉसवर्ड का ही है, पहले से उनको क्रेडिट दे देता हूं मैं, बाद में ऐसा नहीं हो सकता कॉपीराइट वाली कोई मारा जाए। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा लिखा है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं, उनके जन्मदिन के ऊपर इन्होंने बनाया था। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लाइफ इज अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन, जिंदगी सही चीजें बनाने का नाम है और चलते रहने का नाम है। ठीक है, इनका कहना है आर के नारायण जी का, तो देखते हैं इनको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। पहला ये डेट बता चुका हूं, तुमको शौक हो तो याद कर लेना, बाकी तुम भूल जाओगे एग्जाम में, ये बात क्लियरली बता रहा हूं मैं। ठीक है, May 10 अक्टूबर 10 1906 और May 13 2000 बनाइए, देख सकता हूं 95 ईयर्स का तकरीबन इनका जीवन रहा है। ठीक है, अब इनके नाम से भी कभी कभार प्रश्न बन जाते हैं, इनका नाम कुछ इस तरीके का, देखिए 3 शब्द है, आर के नारायण। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम है, आर का जो मीनिंग है वो है उनके विलेज का नाम, जो क्या है रासीपुरम, क्या नाम है, रासीपुरम। सेकंड है के, उनके पिताजी का नाम है, जिसका नाम है, जिनका नाम है कृष्ण स्वामी, और चौथा है नारायण स्वामी, ये इनका खुद का नाम था, लेकिन ये क्या कहते थे अपने आप को, नारायण ही कहते थे। ठीक है, इसलिए इनका पूरा नाम क्या हो गया, आर के नारायण, आर का मीनिंग रसीपुरम, के का मीनिंग कृष्ण स्वामी, और नारायण किसको इंडिकेट कर रहा है, तो नारायण स्वामी को। ठीक है, इसके बाद बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क दैट इन अ फिक्शनल विलेज मालगुड़ी। ठीक है, सर इन्होंने क्या किया था, कल्पनाओं का गांव बनाया था, क्या बनाया था, लोग सपनों का घर बनाते हैं क्या, ठीक है, इन्होंने सपनों का गांव ही बना दिया सर। फिर जो कुछ भी इन्होंने लिखा वो तकरीबन ऐसा देखते हैं, मोस्ट ऑफ जो उनका वर्क है ना वो उस मालगुड़ी के अंदर ही सेट किया उन्होंने, कैरेक्टर अलग अलग से जो उनके दिमाग में ख्याल आता है वैसा कैरेक्टर लेके आते हैं, और फिर ये बताते हैं इस कैरेक्टर जैसे आप देखोगे द मैनेजर ऑफ मालगुड़ी, उसके अंदर नटराज वगैरह को लेके आते हैं, तो इसी तरीके से और भी उन्होंने कैरेक्टर्स बिल्ड किए हैं, उन सारे पे अपन नहीं जाएंगे अभी, और समय भी नहीं हमारे पास, तो देखते हैं आगे इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपना जो अर्ली चाइल्डहुड है वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताया था, जिनका नाम था पार्वती। क्या नाम था, पार्वती, और पार्वती इनको एक नाम से बुलाती थी, ये बचपन का नाम था इनका, बचपन का प्यार नहीं, क्या था बचपन का नाम। ठीक है, ये था कुंजप्पा, क्या नाम था, साउथ इंडियन नेम है। ठीक है, इसके बाद उनकी स्पाउस, बीवी, क्या नाम इनका, राजम। बहुत गहरा इंपैक्ट रहा है इनकी बीवी का इनकी राइटिंग के ऊपर, आप कहोगे सर कैसे, इनकी जो बीवी की डेथ है वो थोड़ा 3-4 साल उनकी शादी के हुए थे, इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है क्या, फिर उनकी लाइफ जो है ना वो एक थोड़ा टर्न पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जिसको ऊपर कहते हैं, वो टर्निंग पॉइंट लेने के बाद उनकी राइटिंग के अंदर हमको वो चीजें नजर आती हैं, क्या फिर जो उनका एक अच्छे राइटर के तौर पे जो उनका राइज होता है जिस तरीके से, वो इसके बाद हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो की बात करें, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की चिंता ना करें, पेपर पढ़ने, इनको आगे के पेज के ऊपर एक स्लाइड पूरी हमने उसकी अलग बना दी, जहां पर सारे राइटर्स का कौन सी रचना के लिए मिला है वो सामने कर रखा है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1960 में, क्या नाम है, क्रिएशन का द गाइड, इसका मूवी भी बनी है द गाइड नाम से। ठीक है, पद्म भूषण इनको मिला था 1964 में, कब मिला याद रहेगा, पूछता हूं थोड़ी देर बाद फिर पता पड़ेगा। इसके बाद चलिए पद्म विभूषण कब मिला, 2001। इसके बाद नॉमिनेटेड फॉर अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा के सांसद भी बने थे, वो वाले कौन से जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है क्या,
कौन कौन से क्षेत्र है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, शायद यही है, देख लेना। तो इनको साहित्य से क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था अपर हाउस के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के। इसके बाद इसको भी याद रखें, एसी बेंसन मेडल इनको दिया गया था ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में 1982 में। ठीक है, क्या क्या साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 द गाइड के लिए, पद्म भूषण 1964 में, पद्म विभूषण 2001 में, नॉमिनेटेड हुए थे अपर हाउस के लिए इंडियन पार्लियामेंट में 1986 में। ये भी चाहो तो याद कर लो, मत करना पड़ा, कोई नहीं पाएगा इतना तो याद। एसी बेंसन मेडल ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1982। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, आप जैसे जैसे बढ़ोगे ना, इसके बाद आपको लगेगा कि दिमाग के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है, समझना है, क्योंकि इसी तरीके से तो एक वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव भी मेरा ये है कि कम से कम एक बार आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा देख लें। एक वीडियो के अंदर फिर आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें आप खंगालने बैठोगे तो मतलब वाली बातें करने वाली नहीं, और चीजें भूलेंगे सर आप। और कोई बोलता है उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ होते होंगे ऐसे बिल्कुल सब चीजें एक बार पढ़ने के बाद याद होती होगी, भाई मैं ना ऐसा इंसान हूं ना आप लोग ऐसे इंसान, मुझे अच्छे से पता है, तो भूल सकते हैं हम चीजों को। तो आप इनको पढ़ें एक बार बहुत अच्छे से, मैं आपके सामने, क्योंकि जो लिखा है हो सकता है कुछ लोगों को हैंडराइटिंग समझ नहीं आए, तो बता देता हूं मैं आपको। इनकी फर्स्ट एवर नॉवल ये कौन सी है? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। सेकंड है द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937। ये याद रखना, उनकी फर्स्ट नॉवल कौन सी थी? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। इसके बाद डार्क रूम, ये कब आई थी? 1938 में। द इंग्लिश टीचर 1945 में, मिस्टर संपत जो है वो 1949 में, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वेटिंग फॉर द महात्मा है, द गाइड है, इसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण का नाम आते ही आपको ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। एक मिनट समझ जाओ, एक बार फिर से इनको देख लें। कौन कौन सी है? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, द इंग्लिश टीचर 1945, मिस्टर संपत 1949। ये याद रखना, अगर आपको ऐसा लगे तो बस ये याद रखना 1935 याद रखना, इनकी फर्स्ट नॉवल। ठीक है, बाकी चाहो तो छोड़ सकते हो। द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये सारी चीजें ठीक है, रहेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये तो याद ही रहती है वैसे, जो भी लिटरेचर का स्टूडेंट होता है उसको इस बारे में तो आइडिया होता है, ग्रेजुएशन में भी आप इसको पढ़ते हैं। द वेंडर ऑफ स्वीट्स किसने लिखा? आर के नारायण ने। द वेंडर ऑफ साइंस, ये भी याद रखें, टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में, टॉकेटिव मैन 1986, द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990। ठीक है, इनको एक बार सारी नॉवेल्स को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, रिवाइज कर ले एक बार, इनको अच्छे से पढ़े, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। थोड़ा सा इसको भी देख ले एक बार। वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर ऑफ साइंस, टाइगर फॉर मालगुडी, टॉकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ठीक है, इसके बाद कुछ लीजेंड्स हैं जिनको इन्होंने रिटेल किया है, थोड़ा पेन हो सकता है, इतना क्लियर नहीं हो, मैं बता दूं, इन्होंने अपनी ओर से वापस इन्होंने रिलीजन्स को रिटोल किया था। उनमें से कौन कौन सी है? पहला है द रामायण। ठीक है, इसको याद रखें। इसके बाद है द महाभारत, इसके बाद गोड्स, डेमन्स एंड अदर्स। ठीक है, गोड्स, डेमन्स एंड अदर्स, ये थोड़ा लाइट है कलर, ज्यादा दिखेगा आपको, ये चीजें याद रखें आप। ठीक है, देखो मुझे पता है कि एट द एंड लेकिन आपको लीजेंड्स रिटोल्ड के मामले में एक ही ऑर्डर दिखेंगे, तो आप थोड़ा इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे याद रहेगा आपको आगे नारायण का नाम। ठीक है, रामायण, महाभारत, गोड्स, डेमन एंड अदर्स, इसके बाद द वर्ल्ड ऑफ नागराज, टॉकेटिव मैन, टाइगर फॉर मालगुडी, द वेंडर ऑफ साइंस, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसके बाद एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड 1958 और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। चलिए, ये अपना तकरीबन 5 राइटर्स जो है वो हम कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको पेज नंबर 1 पे ले जा रहा हूं। ठीक है, 10 सेकंड हम एक पेज पर रुकेंगे जिससे एक बार अच्छा रिवीजन हो जाए आपका। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, फादर रविंद्रनाथ टैगोर, सरला देवी, टाइटन बोला जाता है इनको। इसके बाद कुछ क्वालिटीज थी राइटिंग की, प्रचार वाला मामला आ गया। ठीक है, इनको इंडिया का ग्रेटेस्ट मैन ऑफ लेटर्स, ग्रेट स्कॉलर एंड एजुकेटर, एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया पोएट लॉरेट, सन ऑफ इंडिया, द सेंटिनल ऑफ ईस्ट, ये जानकारी है। इसके बाद ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला इनको, कहां से मिला? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो नाइट की जो उपाधि है वो उन्होंने किसके प्रोटेस्ट में इन्होंने वापस अनाउंस कर ली? तो जलियांवाला बाग में सेकंड। ये वेद, उपनिषद, मिराकल, मिस्टिसिज्म, फोक सिंगर्स ऑफ बंगाल, द पोएट्री ऑफ कबीर और इंग्लिश राइटर्स थे कुछ उनसे बहुत ज्यादा कहते हैं इंस्पायर्ड थे। मेनली उन्होंने बंगाली में लिखा है, लेटर ऑन उनके वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम किसमें ट्रांसलेट हुए? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्या याद रखें आप? उनकी जो पहली पोएम इंग्लिश में द चाइल्ड, प्लेस है कर्ण एंड कुंती, चित्रा, मालिनी, स्ट्रे बर्ड्स, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, पोस्ट ऑफिस, रेड ओलियंडर्स, द मदर्स प्रेयर, सोमक एंड ऋतिका, सन्यासी, द किंग एंड द क्वीन, द वाटरफॉल और मुक्तधारा, अमा एंड विनायक, ऑटम फेस्टिवल, सैक्रिफाइस एंड कचन, देवयानी। ठीक है, इसके बाद नॉवेल्स है, द रेक एंड गोरा इंपॉर्टेंट है, उसमें माशी, ब्रोकन टाइज, द होम एंड द वर्ल्ड और हंग्री स्टोन, इसको भी बात देख। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेजेंट मून, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स, फ्रूट गैदरिंग एंड द गार्डनर, इसको थोड़ा सा देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं इनको नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज किसको मिला था? लिटरेचर में मिला था, मिला 1938 में, इसके लिए गीतांजलि के लिए। 35 नंबर की बहुत इंपोर्टेंट है इसमें। इसके बाद 1901 में इन्होंने शांति निकेतन एस्टैब्लिश किया, लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी, इसका नाम था विश्व भारती। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करी, ड्रीमर बोर्न इन ड्रीमलेस एज, ये देखा हमने। और आर्ट एंड वर्सेटाइल एंड जीनियस था गोविंद चट्टोपाध्याय, सुंदरी देवी पेरेंट्स। इसके बाद उनके कुछ टाइटल्स हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की एंड सिंगर ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, एक्टिव पॉलिटिशियन थी, कांग्रेस की फर्स्ट जो इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में कानपुर सेशन में। और उसके बाद इन्होंने पहला जो अपना पॉलिटिकल वॉल्यूम था वो एडमंड बूस को इन्होंने क्या किया? डेडिकेट किया था। ये लाइन रह गई थी अपना, है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको पढ़ लें आप, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स और द सैप्टेड फ्रूट, द फेदर ऑफ डाउन एंड द इंडियन रिवर्स, ये चीजें हैं। अवार्ड्स में याद नहीं रखने आपको, शी रोट बायोग्राफी ऑन मोहम्मद अली जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एम.आर. आनंद की बात करी उन्होंने, पेशावर में इनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय फैमिली में, अनटचेबिलिटी और कास्ट जो डिस्टिंक्शन था इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने बात करी। आयरनी एडलर से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एज ए नॉवेलिस्ट अपना करियर शुरू किया। उनकी राइटिंग के अंदर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीबीसी लंदन के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी किया था।
और टॉल्स्टॉय, रस्किन, मोरिस एंड गांधी से ये प्रभावित है। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स है। द सेवन एजेस ऑफ मैन तो याद रहेगा, वो वाले चारों नाम देख लो, सेवन समर्स, द मॉर्निंग फेज, कन्फेशंस ऑफ एन लवर और द बबल। ये चार थी और मॉर्निंग फेज के लिए क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसके बाद ये कुछ रिमार्केबल नॉवेल्स है। हमारा आनंद की, उसमें अनटचेबल है 1935 का। इसके बाद हम देखते हैं कुली है, टू लीव्स एंड द बर्ड, लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सॉर्ड एंड सिकल, द बिग हार्ट। नेक्स्ट प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है, द ओल्ड वुमन एंड द काउ, द रोड, द डेथ ऑफ ए हीरो। उसके बाद अवार्ड से इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको मिला, पद्म भूषण 1967 में। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड जो 1971 में मिला, इसके लिए द मॉर्निंग फेज के लिए। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते आर के नारायण, इनके नाम को समझा दिया था मैंने। आर का मतलब राशिपुरम, उनके गांव का नाम था। के मतलब कृष्ण स्वामी और नारायण का मतलब नारायण स्वामी। उनके जो वर्क्स है वो मोस्टली फिक्शनल टाउन के अंदर सेट है। इसका नाम क्या था? मालपुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इन्होंने चाइल्डहुड अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताया था, जो उनको कुंजप्पा के नाम से जानती थी। स्पाउस का नाम था राजम, काफी जल्दी इनकी डेथ भी हो गई थी। अवार्ड्स की बात करें, साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में, इसके लिए द गाइड। ठीक है, पद्म भूषण 64 में, पद्म विभूषण 2001 में, अपर हाउस में नॉमिनेट हुए 1986 में, एसी बेंसन मेडल लिटरेचर के लिए 1982 में। ठीक है, ये कुछ उनके नॉवेल्स हैं जो मेजर है काफी। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड एंड एट लास्ट द मैनेजर ऑफ मालगुडी। कुछ और भी है, द पेंटर ऑफ स्पीड्स है, द पेंटर ऑफ साइंस है, टाइगर फॉर मालगुडी, टॉकेटिंग मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ये सारी चीजें याद रखनी है। कुछ लीजेंड्स डिटेल की थी इन्होंने। ठीक है, उसको देख लिया आप। शॉर्ट फिक्शन भी इन्होंने लिखा है कुछ। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा ये रह गया था। ठीक है, तो मालगुडी डेज इन्होंने लिखी थी 1982 में। मालगुडी का नाम आया, चाहे वो द मैनेजर ऑफ मालगुडी हो, चाहे मालगुडी डेज हो, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका। ठीक है, हॉर्स एंड टू बोट्स, ये भी हमारा आगे नारायण ने लिखा है। अंडर द बेनियन ट्री एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, टाइटोन एंड अदर स्टोरीज, रोबू एंड अदर स्टोरीज, द ग्रैंडमदर्स टेल एंड सेलेक्टेड स्टोरीज एंड लोली रोड एंड अदर स्टोरीज। इसमें ये इंपॉर्टेंट आपकी एक तो ये वाली याद रखें मालगुडी डेज, और उसके बाद ये अंडर द बेनियन ट्री, इसको थोड़ा ध्यान रखें, और एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये दो तीन चीजों को देख लें आप। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ मेमोरीज इन्होंने लिखा था जिसका नाम है माय डेज। ठीक है, इसको याद रखें। माय डेज नाम से इन्होंने क्या लिखा था? अपना एक मेमोरी लिखा था। ठीक है, नॉन फिक्शन भी इन्होंने लिखा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा प्रश्न। इनका प्रश्न बनने की संभावना कहां से? नॉवेल आगे नारायण का। और स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड, मैं से पढ़ रहा हूं उसको, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पढ़ना हो तो बाद में पढ़ लेना। रिलेक्टेंट गुरु है, इंडियन थॉट है, माय डेटलेस डायरी है, द एमरल्ड रूट है, राइटर्स नाइटमेयर, नेक्स्ट संडे, टीचर्स एंड एसेस, मैसूर और द राइटरली लाइफ। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसी इज़ेकियल पे हम आते हैं। नेक्स्ट राइटर जो हमारे, तो इनका जन्म 16 दिसंबर 1924, नहीं याद करना। 9 जन 2004, नहीं याद करना। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं पूछा जाएगा, बट चांसेस बहुत कम है। कल के बाद मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आपने बोला याद करने का हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसी संभावना है क्या? बाकी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, आप चाहो तो सारे के सारे ग्रंथ रख के जाओ, मेरी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, मैं बात ये है। ठीक है, अब देखना, जो इंडिया के पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर रहा है, जब हम आजाद हो गए उसके बाद सबसे एक बड़ा फाउंडेशनल फिगर हमको कोई देखने को मिलता है जिन्होंने अपनी ओर से पोएट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करा, तो उसका नाम क्या है? डी.सी. इज़ेकियल, फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इंडियन जूइश पोएट थे, यहूदी थे, बेसिकली क्या थे, यहाँ पे आके बसे थे। बाकी इनका जो धर्म है वो क्या था? ज्यू। ठीक है, पोएट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, और साथ में एडिटर भी थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। नहीं पूछेंगे वो क्या क्या थे, ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग फैमिली, मुंबई में आके रह रहे थे, और उनकी जो फैमिली थी वो कैसी थी? मराठी स्पीकिंग फैमिली थी। ठीक है, नोन एज बिन इजराइल, ये इस नाम से जाना जाता था इस फैमिली को। ठीक है, जो भी मराठी स्पीकिंग फैमिली जो जो थी उनको इस नाम से जाना था, तो ये भी बिन इजराइल के नाम से जाने जाते थे। कुछ इन्होंने अपनी ओर से काम कहाँ किया था इन्होंने, तो वो देख लेते हैं। प्रोफेसर रहे थे लीड्स यूनिवर्सिटी, आप देखिए सर, यूरोप यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंसान जो है वो क्या रहे थे? प्रोफेसर रहे थे लीड्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इनवाइटी ऑफ यूएस गवर्नमेंट अंडर इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम, इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम के अंदर ये क्या थे? इनवाइटी थी, मतलब उनको बुलाया जाता था वहां पे। नेक्स्ट प्रश्न बनने की संभावना कम है, ये पूछा जाता है वो जूइश पोएट थे, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है आपका, ये अच्छा है, इसको याद रखें आप। ही इज कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेरी एटमॉस्फेयर, जो हमारा साहित्यिक एटमॉस्फेयर था उस समय में, उसका बैरोमीटर कहा जाता है इनको, मतलब रुझान कहता था उस समय साहित्य का। किस तरह बैरोमीटर में क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं कि मौसम किस तरीके का है उसके अंदर जो उसके होता है, उसका पूरे पूल के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं, ज्यादा तो मैं नहीं जानता उनके बारे में, उसका कांटा नीचे गिरता है तो कुछ और सिग्नल होता है, और बढ़ता है तो कुछ और सिग्नल होता है, तो बैरोमीटर के तौर पर किसको जाना जाता था? हाँ जी, बैरोमीटर ऑफ इंडियाज मॉडर्न इंडिया लिटरेरी एटमॉस्फेयर है ना, ये इनके बारे में आप याद रखें। बिल्कुल, हाँ जी, तो क्या कहा जाता था इनको? बैरोमीटर ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडिया लिटरेरी एटमॉस्फेयर, मतलब उस समय लिटरेचर का रुझान कैसा था, उनकी राइटिंग को देखकर हमको पता चलता है। इसके बाद उनकी राइटिंग के थीम्स क्या क्या थे? लव जो है वो देखने को मिलता है थीम, इसके बाद है सेक्स, ये भी उनकी राइटिंग का थीम है, इसके बाद मैन वुमेन रिलेशनशिप। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में उनकी राइटिंग जो है वो बेसिकली बेस्ट है। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1983 में, कौन से वर्क के लिए? लेटर डे साम्स। ठीक है, आया समझ में? साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला? लेटर डे साम्स के लिए। ठीक है, 1983 में उनकी राइटिंग का थीम क्या है? लव, सेक्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप, और बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेरी एटमॉस्फेयर, ये इनको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डी.सी. इज़ेकियल, वैसा नहीं, राइटर का नाम भूल जाओ, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके बाद देखिए इन्होंने कुछ जर्नल्स वगैरह को भी एडिट किया था, उसमें एक नाम है एमर्सन रीडर, इसके बाद जोसेफ किंग रीडर, उसके बाद अनदर इंडिया, एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री, ये तीन चीजें आप इसके बारे में और ध्यान रखें, डी.सी. इज़ेकियल के बारे में। ठीक है, अब इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना ही है आपको, पूरी संभावना है अगर पोएट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से बन सकता है। अ टाइम टू चेंज किसने लिखा? डी.सी. इज़ेकियल ने। 60 पोएम्स ये भी इन्होंने लिखी। द थर्ड लिखा इन्होंने, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस और लेटर डे साम्स, ये वही साहित्य अकादमी वाला। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लें। टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस और लेटर डे साम्स, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? डी.सी. इज़ेकियल की। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्टेड पोएम्स की बात कर लेते हैं हम। कुछ मतलब जो उनका कलेक्शन था उसमें कुछ सेलेक्टेड पोएम्स है ना। अ टाइम टू चेंज, समय आ गया बदलाव का। ठीक है, इसके बाद एंटरप्राइज और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डिक्लेरेशन, मैरिज, बैकग्राउंड कैजुअली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा आप, है ना। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टच भी इसके अंदर देखने को मिलता है, बैकग्राउंड कैजुअली। इसके बाद गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। ठीक है,
ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द वे इट वेंट, फॉर्म ऑफ सेपरेशन है, टू नाइट्स ऑफ लव, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। एक इसको याद रखें आप, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ठीक है। ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखें इसके बारे में। इसके बाद एनकाउंटर है मॉर्निंग वॉकिंग इंडिया, ये भी थोड़ा ऑटोबायोग्राफी करता है जिसके अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ से आप नाइट ऑफ स्कॉर्पियन याद रखें। इसके बाद बैकग्राउंड कैजुअली जो है वो याद रखें, गुड बाय पार्टी और मिस पुष्पा ये याद रखें। इसके बाद मॉर्निंग वॉक इन इंडिया और बस ये, और ये पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनको याद रखें आप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जयंत महापात्र आ गए। तो अभी तक हमने 4 या 5 हमारे राइटर्स हो गए हैं, ठीक है। तो देखो पूरी इसी क्लास के अंदर करना है, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। हो सकता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो क्लास है हमारी, इसमें आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला रोमांचक चीजें हैं, क्योंकि मैं क्या रोमांच करूंगा इसके अंदर। इसके अंदर कुछ रचनाएं हैं जो आपको पढ़नी है, बस मैं ये कर सकता हूं थोड़ा सिंपलीफाई करके आपके सामने लाऊं उनको, और ये बताऊं सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और अभी तक मेरे ख्याल से हमको आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, और हमने 1 घंटा हो गया ना, चलिए 1 घंटा हो गया, मतलब 2-3 घंटे का था मेरा जिसमें अपन सारे राइटर्स कर ले। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम यहाँ से और कोशिश करेंगे इनको थोड़ा और जल्दी हम कर पाए, ठीक है। चलिए जयंत महापात्र की बात कर लेते हैं। इनके बारे में 22 अक्टूबर 1928 याद नहीं रखना। अच्छा, इनके बारे में ध्यान रखें, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर थे, साइंस बैकग्राउंड से थे। ये रेवंसा कॉलेज कटक के अंदर पढ़ाते थे। कहां पर? रेवंसा कॉलेज कटक। अच्छा, हैंडराइटिंग का इशू आपके सामने हो सकता है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, इसका ध्यान रखें क्योंकि जब आपके पास पीडीएफ का फॉर्मेट आ जाएगा वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, पढ़ने में उसको। ये बिगन राइटिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया। बेसिकली इतना लेट बहुत ही कम ऑथर्स लिखना शुरू करते हैं, और उसके बाद भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिएटिविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, कि जो क्रिएटिविटी होती है वो 30 साल तक की हमारी क्या होती है, बढ़ सकती है। इंसान की अगर राइटिंग का काम करता है, कोई भी काम करेगा 30 साल के बाद वो फिक्स हो जाती है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, क्रिएटिव वर्क 40 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया, है ना। ओके, लिखना अनोखी क्रिएटिव चीज है, तो वो इन्होंने 40 साल की उम्र में किया। इसके बाद तो ट्रायो ऑफ पोएट्स बोला जाता है, मतलब ऐसे 3 पोएट जिन्होंने पोएट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उसमें कौन कौन है? एक रामानुजन है, एक तो क्या नाम है, और उसके बाद आर पार्थसारथी, और उनके साथ एक कौन है, निजिम, ये जयंत महापात्र। ये 3 बहुत बड़े पोएट हुए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम हुआ था, वहां इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएसए के अंदर। जयंत महापात्र के बारे में ये बात याद रखें आप। इसके बाद ये नहीं लिखा होगा इस फार एज आई नो, ये देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1980 में, यहाँ पे लिखा हूं मैं, 1980 में इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। और उनकी कौन सी रचना के लिए मिला था? तो रिलेशनशिप के लिए, है ना, रिलेशनशिप के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके बाद 7 लिटरेरी अवार्ड 2010, ठीक है। फिर शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है द ग्रीन गार्डनर और ट्रंक ऑफ गणेशा, ये इनके शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। पर जयंत महापात्र के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो संभावना बनती है कि वो किसके बारे में पूछा जाए, उनकी पोएट्री के बारे में। किसके बारे में? तो ये इनकी कुछ पोएट्रीज हैं, उनको याद रखना है आपको। मैं एक बार बोल देता हूं इनको। पहली स्वयंवर नगर पोएम, सेकंड क्लोज द स्काई 10/10, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना आप। स्वयंवर नगर पोएम एंड क्लोज द स्काई 10/10, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। 10/10 मतलब इसी तरीके से मैथ्स की बात कर ली, कौन करेगा? फिजिक्स का आदमी करेगा ना, सिर्फ फिजिक्स से कौन थे? जयंत महापात्र, तो वो इन्होंने लिखी, रहेगा याद। अब आर्ट्स पिताजी के घंटे कुछ है ना, उनका तो समय होता है। अरेनोफ्लाइट्स है, वेटिंग है, द कॉल स्टार्ट है, रिलेशनशिप ये याद रखना है, क्यों याद रखना है? साहित्य अकादमी अवार्ड है तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। इसके बाद लाइफ साइंस, नेक्स्ट डिस्पोजिस्ट नेक्स्ट बर्डन ऑफ वेव्स एंड फ्रूट्स और टेंपल, और उसके बाद वाइटनेस ऑफ बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। इसके बाद शैडो स्पेस, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? स्वयंवर नगर पोएम, क्लोज द स्काई 10/10, और उसके बाद रिलेशनशिप याद रखना है। और डिस्पोजिस्ट नेक्स्ट जो है एक उसको भी आप चाहे तो याद रखें, टेंपल को भी याद रखें, ये दोनों तो याद रखनी है आपको, शैडो स्पेस और वाइटनेस ऑफ बोन्स, ये सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा, इनका जो राइटिंग है ना पोएट्री का, ओडिशा के लैंडस्केप को बहुत पाएंगे आप। उड़ीसा में थे ये बेसिकली, कटक जो जहाँ पे पढ़ाते थे, तो मतलब एक उनके अंदर वो कहते हैं ना, जो कंट्री साइड के जितने सीन्स होते हैं, जो गांव के सीन होते हैं, वो नजर आते हैं हमको। इनकी जो इमेजरी उन्होंने यूज करी है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए एक राइटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण कोलाटकर की। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है समय बहुत ज्यादा हो गया है, 15 राइटर्स करने, अभी हम 4-5 ही करे हैं, बट डोंट फॉरगेट कि जो राइटर्स हम कर चुके हैं वो बहुत ज्यादा बड़े राइटर्स थे। हमारा ये है कि वहां से क्वेश्चन बन जाए, आगे के जो राइटर्स हैं उनके बारे में इतना कंटेंट नहीं है ना, जितना कंटेंट उनके बारे में। अरुण कोलाटकर की बात करते हैं। 1 नवंबर 1930 टू 25 सितंबर 2000, याद करोगे? नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इतना उलझ नहीं सकते आप। इस तरह इतने सारे की आप डेट ऑफ बर्थ याद करोगे तो ठीक हो गया। चलिए, बाइलिंगुअल पोएट है, क्या है? 2 भाषा में लिखते हैं, मराठी में और इंग्लिश में, इंग्लिश एंड मराठी। वॉन कॉमनवेल्थ प्राइज इन 1977 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन जेजुरी। और मैं ये मान के चल रहा हूं अरुण कोलाटकर से अगर प्रश्न बनेगा तो जेजुरी से ही बनेगा। किससे बनेगा? ठीक है, या फिर ये बन सकता है उनका बैकग्राउंड जो है, मतलब मराठी और ये 2 लैंग्वेज जो है, इसके बाइलिंगुअल देखिए उनको प्रश्न बन सकता है। और ये है उन्होंने मराठी का कलेक्शन है, बिचकी वाही, क्या नाम है? ये थर्ड चीज है। ये मान के चले अरुण कोलाटकर से प्रश्न बनता है तो यहाँ से बन जाना चाहिए, फिर पता नहीं एग्जामिनर क्या सोचे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे उनका मराठी कलेक्शन है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, BHIJKI, बिचकी वाही। ये उनका मराठी का कलेक्शन है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2004 में, ठीक है। अरुण कोलाटकर के बारे में देखते हैं हम और चीजें। ये इनको आप चाहें तो याद कर लें, और याद करें तो सिर्फ इनको करें आप, ठीक है, वहां से संभावना कम है। जेजुरी 1976 का इनका पोएट्री का कलेक्शन है। काना कोटा पोएम्स है, पर्पस पत्र, ठीक है, एक इनका ये पोएट्री का कलेक्शन है। इसके बाद ये मराठी के कलेक्शन है, नहीं याद करने आपको, ये बिचकी वाही याद रखें क्योंकि साहित्य अकादमी इसके लिए मिला था आपको, ठीक है। सेलेक्टेड पोएम्स में द बेस्ट सन, द बेस्ट, द बर्थ एंड ओल्ड वुमन, चैतन्य, द बोट राइड, 3 कप्स ऑफ टी, अ स्क्रीच, द हेग और 3 कप्स ऑफ टी, ये 2 बार हो गया शायद ना, इसको मिटा दीजिए। और चलिए, ये सारी चीजें हैं, ये याद रखना आपको। ये वाला चाहो तो उसको मिस कर सकते हो, ठीक है, बाकी ये वाला तो आपको करके जाना है। उसमें भी ये 2 अरुण कोलाटकर से कविता, ये तो आइए वैसे कर लोगे, चीनी मिली थोड़ा मराठी से नाम मिल रहा है क्या, अरुण कोलाटकर का नाम आएगा, बिचकी वाही को करना ही आपको याद। 2004 में इसी के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। और एक छोटी सी ये ड्रोन चाहो तो उसको कर लेना याद, बाकी मैं नहीं बोलूंगा, इसको याद करो आप, ठीक है। कमला दास की बात कर लेते हैं अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट, ध्यान रखें, जयंत महापात्र, निसिम इज़ेकियल और कमला दास। पोएट्री में इन तीनों को बहुत अच्छे से अपन को याद रखना है। बेसिकली अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों के बारे में, पार्थसारथी और रामानुजन, पोएट्री में तो इन 4-5 नामों को याद रखा जाना चाहिए, ठीक है। कमला दास के बारे में 31 मार्च 1944 एंड 31 मई 2009, ठीक है, ये इनका जन्म और ध्यान दें उनके बारे में। इसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट वॉइसेस इन पोस्ट कॉलोनियल, यानी कि इनको पढ़ने का मेरा अनुभव रहा है। कमला दास को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैं ये बता रहा हूं कि ये जो भी आज के 15 राइटर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी की रचना पढ़ी है तो मैंने कमला दास की पढ़ी है। क्या एक कन्फेशनलिस्ट पोएट है, कैसी है, जो अपने बारे में बहुत खुलकर बताती है। जिन चीजों के बारे में बात करना
अपने समाज के अंदर उतना लीगल नहीं है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उनको अपने राइटिंग के थ्रू ये बताती है। और जो एक फीमेल होती है उसके साथ में क्या क्या सफरिंग्स हो सकती है, किस तरीके का जीवन उसका रहता है, हाउसवाइफ किन चीजों से गुजरती है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कमला दास ने रिप्रेजेंट किया है। तो निश्चित तौर पर ही आप चाहेंगे ग्रेड 2 के एग्जामिनेशन के बाद मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, और स्पेशली जो आदमी है मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं, एक बार कमला दास को जरूर पढ़ना चाहिए आपको, क्या बहुत अच्छी समझ पैदा होगी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जिसको भी मैंने पढ़ाया माई स्टोरी, और एक क्लास ऑटोबायोग्राफी उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पोस्ट कॉलोनियल एरा, एक्चुअल नेम वाज माधवी कुट्टी, है ना। मलयालम में जो भी लिखी थी, दो लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, मलयालम है, इसके बाद इंग्लिश है। ठीक है, एंड नॉट मलयालम पोएट्री विद दिस, माधवी कुट्टी के नाम से क्या करती थी, मलयालम पोएट्री जो उसको लिखती थी। तो इंग्लिश रीडर्स इज नोन एज कमला दास, इंग्लिश में जो रचना लिखी है वो किसके नाम से है, कमला दास के नाम से। क्लियर, यहां से आगे बढ़ते हैं। शी इज अ कन्फेशनल राइटर, है ना, यहां पे ये लिख देता हूं मैं, वो ओपनली टॉक्स अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, जिसके बारे में बात करना उस समय इतना वाजिब नहीं था, पर इन्होंने बात करी है, एंड फ्री फ्रॉम एनी सेंस ऑफ गिल्ट। और ऐसा नहीं वो बात करते उनको कोई गिल्ट है, बिल्कुल ओपनली बात कर रही है उसके बारे में। और ये वो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आपकी इसका नाम आती है लोगों के मन में वो चीज आ जाती है कि क्या बात हो रही है। और लिटरेचर का स्टूडेंट जो है वो तो इन सारी चीजों से बहुत अच्छे से परिचित है, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल जो है, लिटरेचर जो है वो एक इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करना होता है क्या। और कमला दास ने जिस तरीके से किया है, उनकी राइटिंग के अंदर आप देखोगे काफी एक जहां पर मैं गया नॉर्मल इंसान की सोच नहीं जा सकती उस स्तर पे जाके सोचने की, वहां पे कमला दास ने सोचा और बहुत बढ़िया तरीके से फीमेल्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। फेमिनिस्ट राइटर है तो अनडाउटेडली वो चीज हम देखेंगे हम। ठीक है, 15 इयर्स की एज में माधव दास से इनकी शादी होती है। इनके अवार्ड्स देखते हैं हम, एशियन पोएट्री प्राइज 1998 में, साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 में नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी। ठीक है, ये मिला नहीं था इनको 1984 में। ठीक है, सेलेक्टेड पॉइंट्स देख लेते हैं इनकी, जो कुछ जैसे हमने जन्म माता की देखी थी, टॉपिक्स इंपोर्टेंट, इन्विटेशन ये भी इंपोर्टेंट है, एंड इंट्रोडक्शन ये भी इंपोर्टेंट है, द डांस ऑफ यूनिक्स ये चार बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लुकिंग ग्लास है, पढ़ने में एक बार सनशाइन कहते हैं, माय ग्रैंडमदर्स हाउस और ग्लास है, ये चारों याद रखे जाएंगे आपको जो स्टार्टिंग वाली मैंने बताई। ठीक है, मेमोरीज इनकी देखते हैं अपन तो, बाल्यकला, समरांगन, ये चाहो तो याद रखो, बाकी नहीं भी करो तो चलेगा। ठीक है, और सेकंड आपको देख लेते हैं यहाँ पे वर्षांगकू मुंबा मुंबू। ठीक है, ये थोड़ा वो मलयालम वाला नाम है, प्रोनाउंसिएशन उतना एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नॉवेल्स के बारे में। इनके नॉवेल्स दो हैं, दोनों इंपोर्टेंट है, एक है अल्फाबेट ऑफ लस्ट और उसके बाद है डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। ये दो चीजों को याद रखें आप। शॉर्ट स्टोरीज में इन्होंने लिखी पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज, इनकी शॉर्ट स्टोरीज है। ऑटोबायोग्राफी जो है माय स्टोरीज 1976 में पब्लिश हुई थी, इसको ध्यान रखें आप। पोएट्री में बात करते हैं हम, समर इन कलकत्ता, ये देख लें इसको, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, या अल्लाह, टुनाइट, द सेवेज राइट, द साइरेंस, द डिसेंडेंट्स, स्ट्रेंजर टाइम, ओनली द सोल नोस हाउ टू सिंग। इनको एक बार आप पढ़ लें, पोस्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये सारा आपको देखना, अल्फाबेट ऑफ लस्ट और डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये दो नॉवेल्स हैं इनकी। शॉर्ट स्टोरी में पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज, और ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, माय स्टोरी 1976। पोएट्री में समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, या अल्लाह, टुनाइट, द सेवेज राइट, द साइरेंस, द डिसेंडेंट्स और स्ट्रेंजर टाइम, ओनली द सोल नोस हाउ टू सिंग, ये याद रखना है। इसके बाद रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, 36 पे आ गए अपन स्लाइड पे, टोटल 53 स्लाइड्स आपके सामने, काफी कुछ कवर कर चुके हैं। रस्किन बॉन्ड 13 मई 1934 और प्रेजेंट, मतलब अभी तो इनका ध्यान नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तो यहाँ पे देखोगी तो यहाँ पे लिखा नहीं क्या बात है, प्रेजेंट जो लिखा है वो जिंदा है, और उनको आपकी डेथ मई 19 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। बॉन्ड कसौली, हिमाचल प्रदेश। पेरेंट्स की बात करें तो ऑब्रे बॉन्ड और एडिथ डोरोथी, सिबलिंग्स एलन बॉन्ड और विलियम बॉन्ड। ठीक है, नहीं याद रखना सर। इसके बाद अवार्ड्स की बात करते हैं, ये ध्यान रखना, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको भी मिल चुका है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1992 में। पद्मश्री अवार्ड मिला 1999, और जॉन लैवलिन लाइफ प्राइज ये याद रखना 1957 में, किसके लिए मिला था, द रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर जो कमरा है उसके लिए। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड के बारे में, ये बहुत इंपोर्टेंट जो आपके सामने पेज लिखा है उसमें ये दो तीन चीजों को ध्यान रखें। साहित्य अकादमी अवार्ड तो इंपोर्टेंटली आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने कोई यहाँ पे प्राइज लिखा तो इंपोर्टेंट ही है, समान के चले वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। जॉन लैवलिन लाइफ प्राइज 1957 में, द रूम ऑन द रूफ, ये वो रचना है जिसके लिए उन्होंने उनको प्राइज मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी इनकी है दो, इसको याद रखें आप, पहला सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ, राइटर की लाइफ से जो सीन्स, इसके बाद द लैम्प इज लिट, ये दो चीजें याद रखें, सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ, इसके बाद है द लैम्प इज लिट। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ये तो इंपोर्टेंट ही मैंने बता चुका हूं आपको। आवर ट्रीज स्टिल ग्रोइंग देहरा, ठीक है, देहरादून से बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं क्या, द बॉय हू ब्रोक द बैंक। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिए, रस्किन बॉन्ड जो है इन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर भी अच्छा रोल अपनी ओर से दिया है। आई मीन कि बच्चों का साहित्य भी इन्होंने काफी दिखा है, जिनको पढ़ के बच्चे जो है वो आनंदित होते हैं। तो उसमें भी जैसे ये कुछ आप देखोगे इनकी रचनाएं, उसमें मैं आपको बताता रहूंगा आगे। एक गार्डन ऑफ मेमोरीज है, हाउस है, सीजन ऑफ घोस्ट और टाइगर फॉरएवर, ये है। इसके बाद द डेथ ऑफ ट्रीज, अ फेस इन द डार्क एंड अदर हॉन्टिंग्स, द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, ये बिल्कुल चिल्ड्रन लिटरेचर है। टेल्स एंड लीजेंड्स फ्रॉम इंडिया, ये भी चिल्ड्रन लिटरेचर है। द लॉस्ट रूबी एंड और ओवरी, है ना, ये इनकी रचना है, याद रखें, पर इनको पढ़ने अच्छे से आप। आवर ट्रीज स्टिल ग्रोइंग देहरा, द बॉय हू ब्रोक द बैंक, गार्डन ऑफ मेमोरीज, हाउस, अ सीजन ऑफ घोस्ट, टाइगर्स फॉरएवर, द डेथ ऑफ ट्रीज, a place in the dark and other hauntings, the adventures of Rushdie, tales and legends from India, the lost ruby and port Ori, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉवेल्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा एक अलग ट्राई किया गया, ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है आपको, ये इनकी नॉवेल्स है रूम ऑन द रूफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। अ फ्लाइट ऑफ पीजन, कबूतरों की उड़ान। फिर वैगन्स इन द वैली, वंस अपॉन ए मॉनसून टाइम, द रूट टू द बाजार, और लैंडर्स डे, महारानी, सुजेना सेवन हस्बैंड, इसके बारे में याद रखें, जो 7 फुल मार्क मूवी आपने सुना होगा, देखे ना मूवी, तो ये जो है ना वो सुजेना सेवन हस्बैंड जो है ना उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद इंडिया आई लव और द सेंसुअलिस्ट, ये सारी की सारी रचनाएं एक बार पढ़ लीजिए, इनको समय दे रहा हूं मैं आपको 2-5 मिनट का, पढ़ लें इनको अच्छे से।
जी पढ़ लिया इसको। रूम ऑन द रूफ, डैडी इज नॉट फार, अ फ्लाइट ऑफ पिजन वेकेंस इन द वैली, वंस अपॉन अ मानसून टाइम, द रोड टू द बाजार, लैंडर्स डे, राइटर्स जर्नल, द पैंथर्स मून, द महारानी, सुजेना सेवन हस्बैंड, इंडिया आई लव द सेंसुअलिस्ट। इसमें आप ये रूम ऑन द रूफ इसको नहीं बोलना किसी भी तरीके से, ठीक है। और सुजेना सेवन हस्बैंड इसको भी आप याद रखें। इसके बाद बस ये दो चीजें मुझे लग रहा है प्रश्न बन सकता है, बाकी ठीक है आपके पास पूरा कंटेंट आप चाहे वो पढ़ लें। नेक्स्ट 39 बहुत कम कंटेंट आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, आप अगर ऐसा नहीं हो कि क्लास छोड़ के आप चल जाए, जो ऑनलाइन ये जो वीडियो जाएगा, क्योंकि अब हम 39 नंबर स्लाइड पे आ चुके हैं, कुल 53 स्लाइड्स है हमारे पास, क्योंकि जो बड़े-बड़े राइटर्स हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। अब आगे जो राइटर्स हैं उनके बारे में उतना कंटेंट नहीं है, ठीक है। उनको हमें थोड़ा जितने उनकी वेटेज दिया जाना चाहिए उतना वेटेज हमने राइटर को दिया, ठीक है। अनीता देसाई की बात कर लेते हैं। 24 जून 1937 मसूरी में इनका जन्म हुआ है। पेरेंट्स टोनी नाइन एंड डीएन मजूमदार, ठीक है। चिल्ड्रन किरण देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हैं, जो खुद भी अपने आप में बहुत बड़ी राइटर है। किरण देसाई का नाम जरूर सुना होगा आपने। और उनके स्पाउस जो है उनका नाम क्या, अश्विन देसाई हस्बैंड इनके, ठीक है। अवार्ड्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है दोनों यहाँ पे जो लिखे मैंने। विनीफेड होल्ड बाय मेमोरियल प्राइज फॉर फायर ऑन द माउंटेन, ये इनकी रचना है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये दो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, रूम ऑन द रूफ किसकी रचना है, रस्किन बॉन्ड की, और फायर ऑन द माउंटेन किसकी रचना है, अनीता देसाई की, ठीक है। इनके लिए इनको क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला इनको, विनीफेड होल्ड बाय मेमोरियल प्राइज, ठीक है। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला 1978 के अंदर इसी रचना के लिए, कौन सी, फायर ऑन द माउंटेन के लिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट शॉर्ट लिस्टेड हुई है बुकर प्राइज के लिए, किसके लिए, बुकर प्राइज के लिए, है ना। जो नोबेल प्राइज के बाद सेकंड नंबर का प्राइज आप कह सकते हो लिटरेचर के फील्ड में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी है 3 बार, कितनी बार, 3 बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी मिल नहीं पाया। एक तो क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में ये उनकी रचना है जिसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। फिर इन कस्टडी 1984 और फास्टिंग फिस्टिंग 1990। ऐसा ये ध्यान रखें आप, दो राइटर हैं आपके, मंजू कपूर है और एक अनीता देसाई है। इसमें जो इन कस्टडी है वो तो किसने लिखी है, अनीता देसाई ने लिखा है। इसके बाद एक खाली कस्टडी है, क्या है, ये भी नॉवल है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है मंजू कपूर है। ये चीज ध्यान रखें। क्लियर। नॉवेल्स की बात करें सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो जो यहाँ पे लिखे हैं इनमें से आप एक भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से बन जाना चाहिए। गाय द पीकॉक 1963, वॉइसेस इन द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैक बर्ड, ठीक है। अच्छा बाय बाय ब्लैक बर्ड इनकी रचना है अनीता देसाई की। एक और है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, मिस पुष्पा, ये किसकी रचना थी, इसी में देखिए ना बता रहा था मैंने, थोड़ा भूल जाओगे तो कैसे होगा। तो पीकॉक गार्डन 1974, वेयर शैल वी गो दिस समर 1975, फायर ऑन द माउंटेन किसकी, अनीता देसाई की। फिर रूम ऑन द रूफ किसकी है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 और इन कस्टडी 1984, यहाँ लिखा है मैंने खाली कस्टडी जो किसकी रचना है, मंजू कपूर की। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और है। वॉर्म गार्डनर्स बॉम्बे, क्या है, ये भी याद रखें। वॉर्म गार्डनर्स बॉम्बे, फास्टिंग फिस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलना नहीं है इसको। इसके बाद डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, द ज़िगज़ैग वे 2004, ये भी याद रखना है। द आर्टिस्ट ऑफ दिस अपीयरेंस, ये भी याद रखना। क्लियर। ये 4 बात और हैं और एक ये है, 1 मिनट का समय देता हूं, पढ़ लो इनको अच्छे से। ठीक है, पढ़ लिया, अरे चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। वॉर्म गार्डनर्स, ठीक है, चलो ये अनीता देसाई हो जाती है। तो शशि देशपांडे, ठीक है, इनके बारे में कुछ चीजें। अब आगे जो राइटर्स हैं उनके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। हम बहुत जल्दी इस लेक्चर को फिनिश करने वाले हैं। शशि देशपांडे 1938 से प्रेजेंट तक है। शी इज द डॉटर ऑफ फेमस कन्नड़ आर्टिस्ट, नाम सुना होगा, जो संस्कृत और कन्नड़ के बहुत अच्छे, क्या था उनका नाम था, श्रीरंगा, क्या नाम था, उनकी डॉटर है शशि देशपांडे। टाइगर लिटरेरी करियर इन इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट नहीं है। शी इज नोन फॉर क्रिएटिंग इंपैक्टफुल वुमन कैरेक्टर्स इन हर वर्क्स, ठीक है। चाहो तो याद करो, बाकी इसमें मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी लगा नहीं, खाली चाहो तो ये जानकारी याद रख सकते हो श्रीरंगा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो इनके अवार्ड्स के बारे में। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको भी मिला है, कब मिला, 1990 में, किसके लिए, दैट लॉन्ग साइलेंस, वो जो लंबा सा चुप्पी चली थी उसके लिए, ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस किसको मिला, शशि देशपांडे को। क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला, 1990 में। पद्मश्री भी मिला इनको, कब मिला, 2009। क्लियर। चिल्ड्रंस बुक की बात कर लेते हैं, इन्होंने लिखी है, इनको देख लिया आप। क्या क्या है, सबसे पहला समर एडवेंचर, इसके बाद हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस और द नारायणपुर इंसिडेंट, ये चिल्ड्रन लिटरेचर है। अब इन चारों को इन्होंने क्या करा, एक वॉल्यूम में इंटाइटल करके इनको रख दिया है। यहाँ पर इनको पढ़ सकते हो, वेटिंग फ्रॉम द राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर स्टोरीज, इनको इस वॉल्यूम के अंदर इंटाइटल कर दिया इन चारों को, ठीक है, शशि देशपांडे के बारे में। नेक्स्ट ये इनकी नॉवेल्स हैं, पढ़ना इनमें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, देखो इन्होंने ये दो चीजें आप देखना, मौत के बारे में इन्होंने अच्छा लिखा है क्या। इसमें एक तो ये इफ आई डाई टुडे, अगर मैं आज ही मर जाऊं, कौन बोल रहा है, शशि देशपांडे, उनका टाइटल, ठीक है, ये नॉवेल का। एक में बोल रहे कम अप एंड बी डेड, आओ और मर जाओ, ठीक है। ये आप देखना इनकी रचना है। इसके बाद रूट्स एंड शेडोज, जरे और उसकी अच्छाई, ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस, साहित्य अकादमी तो बोला ही नहीं हम, ठीक है। इंट्रूजन और द बाइंडिंग, बाइंडिंग को चाहो तो मिस कर सकते हो आप, अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल रेमेडीज मूविंग ऑन इन द कंट्री ऑफ डिसीट, डिसीट का मतलब धोखा, धोखे का देश, मुझे जहाँ पे धोखा मिलता है, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। राइटर उनके दिमाग में, उनको तो सिर्फ एक थॉट चाहिए, दिमाग में टिक कर गया, उसके ऊपर पूरी स्टोरीज बना देते हैं, कैरेक्टर्स को रीड कर लेते हैं, वो उनका काम है, ठीक है। हम तो क्या कर सकते हैं, उनकी दो चार रचना याद करें और फिर अपना सेकेंडरी का एग्जाम निकाल लें। सही कोई चीज ये बाद में जाकर निश्चित तौर पर एक टीचर बनने के बाद ये जरूर करना चाहिए कि थोड़ा इन राइटर्स को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे लैंग्वेज जो है ना अपनी स्पेशल इंग्लिश, ये जो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मुझे बोला गया था कि सर आप जो इंग्लिश है उसको स्तरीय रखें, अपनी थोड़ा इंग्लिश बोले क्या, लेकिन मुझे लगा नहीं यार, क्योंकि अभी तक बच्चे उसका फैमिली हुए नहीं है। क्या आपके लिए कंटेंट को इजी करके लाना ज्यादा सही रहेगा, अगर बहुत ज्यादा टफ करके लाया जाए, लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ बना दी जाएगा। ऑलरेडी इतने परेशान स्टूडेंट्स क्या वो इंग्लिश के प्रति उतना फैमिलियर है नहीं, फिर अगर उनको ज्यादा परेशानी में डाला जाए तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। क्या उन चीजों को मैंने थोड़ा समझ के मैंने कहा नॉर्मली उनको 1-2 घंटे के अंदर अगर उनके कठिन राइटर्स हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से इतना ही है जो मैं उनके लिए कर पाऊंगा। तो ये सोचकर मैंने सोचा इसको ऑनलाइन भी इस बार अपलोड कर ले, ठीक है। ये चीजें आप इनको थोड़ा देखें, क्या क्या चीजें हैं। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, रूट्स एंड शेडोज, दैट लॉन्ग साइलेंस, द इंट्रूजन, द बाइंडिंग लाइन, अ मैटर ऑफ टाइम, स्मॉल रेमेडीज एंड मूविंग ऑन इन द कंट्री ऑफ डिसीट, ठीक है। हो जाएगा यार, कोई इशू तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजू कपूर, ठीक है, काफी कम जानकारी है इनके बारे में, बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें। अमृतसर, कुछ नहीं मिलता है हमको इंपॉर्टेंट, तो फिर हम थोड़ा स्लाइड में बिल्कुल जानकारी नहीं हो तो कैसे रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। कहां से आती है ये, अमृतसर जाती है, फिर से बता रहा हूं, याद नहीं रखना। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था इनको डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए, किसके लिए, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद रखना है। 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, किसको मिला, मंजू कपूर को। क्यों मिला, इस रचना के लिए, कौन सी डिफिकल्ट डॉटर्स, कब मिला, 1999 में, ठीक है, मंजू कपूर को मिला। वर्क्स एडॉप्टेड टू टेलीविजन। अब इसके बाद इनके बारे में यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है
सीरियल बना अपना नाम सुना होगा, ये है मोहब्बत है, ठीक है, ये उसका एडॉप्टेशन है, ठीक है। इसके बाद इमिग्रेंट से बना और देश में है मेरा दिल, ठीक है, ये भी वहां से बना। इसके बाद मैरिड वुमन के ऊपर वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है द मैरिड वुमन, ठीक है। ये सारा का सारा लिखा किसने है? मंजू कपूर ने लिखा, ठीक है। इसके बाद कंट्रीब्यूट करा है जर्नल थी जिसके अंदर बहुत सारे वुमेन राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, उसमें इन्होंने भी किया था, उसमें शेपिंग द वर्ल्ड नाउ वुमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। ये रचना है शेपिंग द वर्ल्ड वुमेन राइटर्स ऑन देमसेल्व्स, इनकी नहीं है, ये पूरा ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके इसको पूरा किया, ठीक है। ये बात याद रखें, इनकी नॉवेल्स देख लें आप, देखो वैसे यहां से भी आपको बहुत सारा याद हो गया होगा। और मिथिकल डॉटर्स याद रहेगा, अ मैरिड वुमन, होम, द इमिग्रेंट, कस्टडी एंड ब्रदर्स, ये सारी चीजें हैं, इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से पूरा अमिताभ घोष, जितने भी इंपोर्टेंट राइटर्स हो गए मैं वही सोच रहा था इनका नाम कहां चला गया। देखो ये इंपोर्टेंट राइटर है, इनके बाद अरुंधति रॉय को आप और पढ़ेंगे, ये दो एक राइटर आपके बचे हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है, इनको आप मिस नहीं कर सकते। नाम जुलाई 1956 है, प्रेजेंट, बोर्न इन कलकत्ता इन 1956, इज अ प्रिंट जर्नलिस्ट, ठीक है। और ये किसके लिए लिखते हैं? द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है अपना, उसके लिए काम करते हैं। इसके बाद ही विड्रू इज नोवेल फॉर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज द ग्लास पैलेस इन द ऑब्जेक्शन टू द टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, देखा बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। इनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिल रहा था, जो कि किसको मिला था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, मंजू कपूर को ना, वो प्राइज इनको मिल रहा था। इन्होंने लेकिन क्या करा? उसको देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की शर्तें कॉमनवेल्थ ने सेट कर रखी है, इस तरीके के पैरामीटर्स उनको चाहिए इंग्लिश राइटर के लिए कि वो ये काम इतने अच्छे स्तर पर करे तब जाके उसको अवार्ड मिलेगा, तो वो चीज उनको पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या करा था? इसको देने से मना कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ जो उन्होंने देने से मना किया था वो कौन सी नॉवेल के लिए इनको मिल रहा था? तो फिर द ग्लास पैलेस के लिए, ठीक है, याद रखें। साहित्य अवार्ड में मिला इनको किसके लिए? द शैडो लाइन्स, इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड की चिंता ना करें, एक ही पेज के ऊपर मैंने सारे के सारे साहित्य अकादमी अवार्ड जो उनको अरेंज कर रखा है आगे जाके। इसके बाद फ्रांस का इनको अवार्ड मिला है, ट्रिक्स मेडिसिन स्ट्रेंजर, सर्किल ऑफ रीजंस के लिए मिला है इनको ये। आर्थर सी क्लॉक अवार्ड मिला है इनको कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए, और पद्मश्री इनको मिला है 2007 में, ठीक है। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड हुए हैं दो बार, एक तो सीओ कॉपीज के लिए हुए हैं, बुकर प्राइज के लिए, ठीक है, जो उन्होंने इविस ट्राइड ट्रिलॉजी जो लिखी है उसके अंदर। रिवर ऑफ स्मोक, ये भी मैन नेशनल लिटरेरी प्राइज 2011 में शॉर्टलिस्टेड हुए, लेकिन वो प्राइज उनको मिला नहीं था, ठीक। चलिए, नॉन फिक्शन राइटिंग है और इधर इनकी नॉवेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार पढ़ ले अच्छे से, फिर मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं इनको पढ़ लेता हूं ताकि थोड़ा राइटिंग वाला इशू जो है वो खत्म हो जाए। पहला है इन एन एंटिक लैंड, ये नॉन फिक्शन है, ठीक है। डांसिंग इन कम्बोडिया, काउंटडाउन है, द इमाम एंड द इंडियन। इसके बाद इंसेंट डायरी सर्कमस्टेंसेस, ये नॉन फिक्शन है, देख लेना, मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इधर बहुत कुछ है आपके लिए याद करने के लिए ना। एक सर्कल ऑफ रीजन की नॉवेल 1986 में पब्लिश हुई थी, द शैडो लाइन्स 1988 में, द कलकत्ता क्रोमोसोम है 1995, नेक्स्ट द ग्लास पैलेस 2000, द हंगरी टाइड 2004, नेक्स्ट देखो ये सी ऑफ कॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और ट्रक ऑफ फायर, ये तीन रचनाएं जो आपको दिख रही है यहाँ पे ना, इसमें ध्यान रखिए इन्होंने इविस ट्रिलॉजी लिखी थी ना, इसका ये पार्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक आया था 2008 में, एक 11 में और एक 15 में। सी ऑफ कॉपीज इसका फर्स्ट पार्ट था, रिवर ऑफ स्मोक सेकंड पार्ट था इविस ट्रिलॉजी का, और लॉर्ड ऑफ फायर जो है वो थर्ड पार्ट था। इसके बाद गन आइलैंड जो है वो भी इनकी नॉवेल है जो 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक राइटर की बात करें अरुंधति रॉय की, हम बहुत जल्दी इस लेक्चर को फिनिश करने वाले हैं, लास्ट ही है जहां तक मुझे याद है। अरुंधति रॉय के बारे में ये तो आपको नहीं करना है, नॉवेलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड सिटीजन किसके लिए बोल रहा हूं ध्यान रखना, अरुंधति रॉय का जो कैरेक्टर है, एक राइटर के अलावा भी इस लेडी का जीवन बहुत इंस्पायर्ड रहा है कुछ और चीजों से, मतलब जो सोशली जो भी चीजें होती हैं उनके ऊपर बहुत ओपनली बात करती है। एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको, ये जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा है, ठीक है, उस समय तकरीबन वहां की, क्योंकि इनका जमाना था 3,25,000 ऐसे ट्राइबल्स हैं, अगर वहां पे वो डैम बनेगा, कल के बाद अगर उस डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उन ट्राइबल्स की जिंदगी खराब हो सकती है, वहां पे पानी आ सकता है क्या, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं क्या, और सरदार सरोवर डैम का इन्होंने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया, और इसके लिए इन्होंने अवार्ड देने से भी मना कर दिया था। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, एक राइटर का होता है कि उसको अवार्ड मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर जो ट्राइबल्स के साथ गलत हो रहा था उसके लिए वो कभी भी एग्री नहीं कर रही थी। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, बहुत ऐसा कहता है स्ट्रांगली बात करती है उन चीजों के बारे में, तो इनको लगता है कि गलत है। राइटर के अलावा भी इनका जिंदगी जो है वो अन्य चीजों में जो सोशल सर्विस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो शी इज नॉलेज एक्टिविस्ट एंड वर्ल्ड सिटीजन, है ना। काफी लिबरल नहीं है अपने थॉट्स को लेकर, एक मात्र राइटर अभी तक जिन पर राइटर्स को हमने पढ़ा है, मैंने कहा कि बुकर प्राइज के लिए अभी तक जितने भी हुए वो सारे के सारे कहते हैं और लिस्टेड थे, लेकिन शी वॉन द बुकर प्राइज फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1990, ये बुकर प्राइज की विनर है। इसके बाद स्पेन हर चाइल्डहुड इन एमनम केरला, ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना उसकी पूरी सेटिंग इन्होंने वहीं पे करी है। ऐसा माना जाता है कुछ हद तक इन्होंने लोग बात भी करते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल टच है इसमें, इनका जीवन किस तरीके से गुजरा है वहां का कुछ टच इन्होंने उसके अंदर दिया, इसलिए जहां पे ये बड़ी हुई वहीं पर इन्होंने क्या करा इसका सेटिंग रखा है, ठीक है। बहुत अच्छी नॉवेल है। पाउस गेरा डा पुना इनके फर्स्ट हस्बैंड थे, कौन थे? और प्रदीप कृष्ण सेकंड हस्बैंड जो अभी वर्तमान में, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए अरुंधति रॉय के बारे में कि इनकी जो जिंदगी रही है ना वो अलग तरीके की रही है, नहीं ये चाहती तो अच्छी फैमिली से आती, लेकिन कभी कभार इन्होंने बिल्कुल होमलेस लाइफस्टाइल भी जी है, मतलब नहीं रहना था बड़े बड़े रूम में, कभी कभार झोपड़ियों में भी रही है, ट्राइबल्स का अध्ययन करा इन्होंने, तो ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या डिफिकल्टीज आती है, इन सब के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है अरुंधति रॉय का। देखिए ये जो लेक्चर है ना मेरे लिए फाउंडेशन है, मुझे घंटे 1.5 घंटे के अंदर फिनिश करना था, बाकी इसके अलावा ये रहता कि हमको इनके बारे में थोड़ी और बात करनी होती है, आगे थोड़ा टाइम अगर हमको मिलता, एक राइटर के ऊपर अगर हम ज्यादा नहीं आधा घंटा भी बात कर लेते तो निश्चित तौर पर उस राइटर को पढ़ने का जो इंटरेस्ट आपको अलग ही स्तर का चल जाता है, ठीक है। पर ठीक है, समय की कुछ पाबंदियां है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय के बारे में अब इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना। बुकर प्राइज 1997 ये तो पता पड़ गया आपको। साहित्य अकादमी अवार्ड 2006 में द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस रिसर्च के लिए, पर इन्होंने लेने से मना कर दिया था। सिडनी पीस प्राइज मिला इनको 2003 में। इसके बाद लेनन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड 2002 में और नेशनल फिल्म अवार्ड 2002 में मिला था, इन विच एनी गिव्स इट टू दोस वंस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्राइज है, याद रखना है आपको, ठीक है। नॉन फिक्शन की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने देखो ये जो रचना है ऐसा साफ लिखना आपको, सरकार की बहुत ही आलोचना करती है, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स नॉन फिक्शन है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, फिर आप देखोगे ऐसे लिखा था कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कीमत, कंट्रीब्यूटेड करा था। इसके बाद इन्होंने एक पूरा जर्नल की तरह था, संविधान सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है। इसके बाद जो नर्मदा जो नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था, वो बांध को हम क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं ना, डैम बोलते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है भाई, डैम का एज आ गया, मतलब अब वो एज आ गया जहां पे हमको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और
सा सिंचाई वगैरह के लिए हमको डैम बनाने पड़ रहे हैं क्या, और इन्होंने उसी डैम को क्या बोला, डैम एज, क्या बोला, अभी खराबी हो रही है क्या हो रही है, तो ये यहाँ पर जाके ये सोच सकते थे अरुंधति रॉय, तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है अभी तक। तो इसके बाद ये नॉवेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना इनको दोनों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 लेटेस्ट नॉवेल अभी 2017 आई है, ठीक है। इसके बाद देखो ये मैंने थोड़ा काम आपके लिए सरल कर लिया है, कौन से राइटर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, कब मिला, ये सारी चीजें हैं। 1960 में आर के नारायण को मिला था, कौन सी रचना थी उसकी, द गाइड, ठीक है। 71 में सेकंड पूरा सीरियल भी देखा गया आपको, इसी सीरियल से सबको क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 1971 में हमारा वार्निंग टेस्ट के लिए, 1978 में अनीता देसाई को मिला था किसके लिए, फायर ऑन द माउंटेन के लिए। 1981 में जयन महाप्रताप को रिलेशनशिप पोएट्री के लिए। 1983 में निसिम इज़ेकियल को लेटर डे सांस के लिए। 1985 में कमला दास को कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 89 में अमिताभ घोष को द शैडो लाइन्स के लिए। 90 में शशि देशपांडे को दैट लॉन्ग साइलेंस, और 1992 में रस्किन बॉन्ड आर ट्रीज स्टिल ग्रोइंग देयर। यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान रखना। अरुण कोलाटकर को मिला था 2004 में, और वो इंग्लिश की रचना के लिए नहीं मिला था, वो उनको मिला था मराठी की उनकी रचना थी जिसका नाम था मिचकी वाही, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये सारे साहित्य अकादमी का भी आपके पास डिटेल हो गया, इसको आप बाद में पढ़ लेना जिससे ये चीज आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज थी, और साथ ही में जो ऑनलाइन के रीडर्स हैं उनको भी मैं चीज बता देता हूँ। देखिए पहला वीडियो था और थोड़ा सा मुझे भी अपने शब्दों को संभालना था मैं, क्योंकि इतना फैमिली